रिपु दमन सिंह राजावत साहब, मुख्य समस्याएं क्या होती किसानों की अगर बात के अंदर अपने प्रतापगढ़ में लगभग 103 बारिश हो चुकी है जी। जबकि हमारा लाभ मिल सके। अब इसमें आती है अल्पावधि की फसलों। इतना आसान हो सकता था, राज्य सरकार ने इसके आवेदन की प्रक्रिया की है, बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। वर्तमान में हमारे यहाँ पर यूरिया इस प्रकार को आपको लगे कि यार मेरे साथ गलत हो गया है, आप IQHM वैरायटी जो है वह किस्म है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं, जिसकी पैदावार अच्छी रहती है, वो भी अच्छी उपज दे रही है। अनुगच्छतु प्रवाह। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो 9 89.6 FM और आज खास कार्यक्रम हमारा एक कदम बदलाव की ओर में आज हमारे साथ उपस्थित हैं कृषि विभाग प्रतापगढ़ से सहायक निदेशक श्रीमान रिपु दमन सिंह राजावत साहब। दोस्तों, हमारा जिला जनजाति बाहुल क्षेत्र के साथ साथ एक कृषि प्रधान जिला भी कह सकते हैं। दोस्तों, जब खेत मुस्कुराते हैं तब देश समृद्धि की ओर बढ़ता है। किसान की मेहनत ही भारत की असली ताकत है और आधुनिक कृषि ही उस मेहनत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। दोस्तों, खेती आज केवल परंपरा नहीं रही, बल्कि विज्ञान, तकनीक और नवाचार का संगम बन चुकी है। दोस्तों, सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को उन्नत बीज, आधुनिक कृषि संयंत्र, फसल बीमा, किसान सम्मान निधि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सूक्ष्म सिंचाई, प्राकृतिक खेती और बागवानी जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। इन योजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों को किस तरह पहुंच रहा है प्रतापगढ़ जिले में, कृषि विकास की दिशा क्या है, आने वाले समय में कृषि विभाग के क्या क्या नए प्रोजेक्ट हैं, क्षेत्र में आने वाली संभावनाएं क्या है, इन्हीं सभी महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर। दोस्तों, हमें बेहद खुशी है कि आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं कृषि विभाग प्रतापगढ़ के सहायक निदेशक माननीय श्री रिपु दमन सिंह जी राजावत साहब। राजावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो 9 के इस स्टूडियो में। सर, हमारे श्रोताओं में बड़ी संख्या में किसान बहन भाई, कृषि से जुड़े युवा, विद्यार्थी और ग्रामीण जन शामिल रहते हैं। लगभग 1.5 लाख लोग हमारे रेडियो को रोज सुनते हैं और आपकी बातों से निश्चित ही इनको जानकारी मिलेगी और बहुत सारी प्रेरणाएं और बहुत सारे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये विशेष कार्यक्रम। तो राजा साहब, पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पिछले 2 वर्ष में प्रतापगढ़ कृषि विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को राम राम। और जैसा कि कृषि विभाग का मूल उद्देश्य है किसानों के लिए और किसानों के लिए ही लगे रहना और उनके लिए सभी सुविधाएं जो भी सरकार की तरफ से प्राप्त होती है उनको समय समय पर उपलब्ध कराना। जैसा कि सर आपने मुझे प्रश्न पूछा है जी। मैंने जब यहाँ महसूस किया यहाँ की महत्वपूर्ण उपलब्धि जो रही है पिछले गत 2 वर्ष में, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पानी जल बचत के लिए जो सरकार की स्कीम थी, फार्म पॉन्ड, खेत तलाई, इसके लिए भरसक हमारे कृषि पर्यवेक्षक और हमारे सभी साथी भाइयों ने, सहायक कृषि अधिकारियों ने हमारा सहयोग किया और इस योजना को बहुत किसानों तक पहुंचाया, जिससे पिछले 2 सालों में जहां पूर्व के वर्षों में 1-2 फार्म पॉन्ड प्रतिवर्ष खुदते थे, उसकी जगह अब इस साल लगभग 105 फार्म पॉन्ड का निर्माण हुआ, जो कि यहाँ के जल बचत के बारे में लोगों को ये पता चला कि सजगता के बारे में पता चल रहा है कि हम अधिक से अधिक वर्षा के जल को संरक्षण करेंगे तो हमारी खेती के अंदर हम प्रगति ला सकते हैं, विकास कर सकते हैं। जी। जी। तो राजा साहब, पिछले 2 वर्ष की बात करें तो विभाग के कितने किसानों को ऐसी योजनाओं का लाभ मिला होगा, जो अगर कुछ आपके पास डेटा हो तो हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर पाए? देखिए किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों को सभी को जानकारी में है, कृषि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं जैसे फार्म पॉन्ड, सिंचाई पाइपलाइन, सूक्ष्म सिंचाई के अंदर फव्वारा सेट और कृषि यंत्र और उसी के साथ साथ बीज मिनी किट वितरण के भी
समय समय पर किसान भाइयों को किया जाता है। इसके तहत गत 2 साल में लगभग 3.25 लाख मतलब जी किसान भाइयों को इससे लाभान्वित हुए हैं, जी। जो कि ऑन रिकॉर्ड है। ओहो। बिल्कुल, क्योंकि कई जगह तो जो भी हमारी सरकारी विभाग की योजनाएँ हैं, जी। उनमें अधिकतम किसानों को डीबीटी के माध्यम से अनुदान का हम्म, देय है। हम्म। तो ये सभी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। जी, तो किसान भाइयों और खासकर युवा किसान जो आधुनिक खेती से जुड़े हुए हैं, कृषि विभाग की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं और बहुत सारे योजनाओं का लाभ आपको पहुंचा होगा। राजा साहब, एक सबसे बड़ी बात अभी वर्तमान समय में बुआई का काम भी चल रहा है और जी, बहुत सारे, अब बुआई की बात कर रहे हैं तो बुआई के साथ साथ उत्पादन की बात आ जाती है। जी। तो क्या कृषि विभाग ऐसे किसानों को मार्गदर्शित करता है, उनके किस प्रकार के बीज जो है वो बुआई में काम में ले, जी, या उसको किस प्रकार से संरक्षित, उसको बीजा उपचार जी, करके जी, जी, उसको अच्छे जी, तरीके से जी, फसल लेने में मदद हो पाए? जी। किसान भाइयों, जैसे आपकी जानकारी में होगा कि हमारे समय-समय पे कृषि विभाग की तरफ से विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, जिनमें हम किसान भाइयों को ये आग्रह करते हैं कि जब भी वो कभी कहीं से भी बीज लें, तो प्रमाणित बीज का उपयोग अति आवश्यक रूप से करें। प्रमाणित बीज का मतलब होता है जिसके ऊपर उसके सारी बीज की गुणवत्ता के विषय में लिखा रहता है कि उसका अंकुरण प्रतिशत क्या है, उसके अंदर उसकी शुद्धता प्रतिशत क्या है, इन चीज़ों के बारे में उल्लेख प्रमाणित बीज के ऊपर होता है। साथ ही उसमें बीजोपचार की जो बात सर आपने कही, जी। हम सभी किसान भाइयों को हर प्रशिक्षण में ये जानकारी देते हैं कि जब भी कभी वो बीज की बुआई करें, उससे पहले बीज उपचार अति आवश्यक रूप से करें। बीज उपचार की एक प्रक्रिया है, जिसके अंदर हम किसान भाइयों को कहते हैं कि सबसे पहले वो फफूंदनाशी जैसे थायराम, कैप्टान से बीज उपचार करें। उसके बाद में बीज उपचार में जो कीटनाशी दवाई होती है, जैसे कि अपने विभिन्न प्रकार की क्लोरोपाइरीफास नाम की दवाई आती है, उससे बीज उपचार करें और उसके बाद में कल्चर जो होते हैं, जिनको हम राइजोबियम नामक कल्चर होता है, जिससे उपचार करने के बाद ही बीज की बुआई करें, जिससे कि किसान भाइयों की उत्पादकता में वृद्धि हो। कैसे? क्योंकि जब हम किसान भाई बीज की बुआई करता है, तो जब वो बीज मिट्टी में जाता है, तो विभिन्न प्रकार के वहाँ पर कीड़े और बीमारियां होते हैं मिट्टी में, तो वो उस बीज को प्रभावित ना करे, इसलिए हमेशा किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बीज की बुआई वो बीजोपचार करके ही करें। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो 9 89.6 एफएम। कार्यक्रम चल रहा है एक कदम बदलाव की ओर। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई बिना बीजोपचार के भी बुआई कर देते हैं और कई लोग जो है उसमें कई बार बाद में जो है अलग अलग परेशानियों से सामना करना पड़ता है। कभी कीट लग गए, कभी उत्पादन ठीक नहीं हुआ फसल का, और कोई नुकसान हो गया। राजा साहब, एक छोटी सी बात यह है कि क्योंकि हमारा प्रतापगढ़ जिला जनजातीय क्षेत्र है, बहुत सारे जंगल में भी खेतियां करते हैं, या प्रतापगढ़ मान लो दरियावद उधर चले गए तो बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो मेरा ऐसा थोड़ा सा, अगर आपने 1.5 साल में ऑब्जर्व किया हो, जी, कभी फील्ड में जी, बता रहे हो, जी, तो क्या मुख्य समस्याएं क्या होती किसानों की, अगर बात की जाए, अपन छोटी सी बात करें, सूक्ष्म ज शब्दों में? एक तो क्या है, मैंने जो सा महसूस किया जी। श्रीमान, हम्म। कि कृषकों को थोड़ी जल्दी रहती है। अच्छा। वो थोड़ा जल्दीबाजी के अंदर अपना एक बहुत अमूल्य जो एक सुझाव होता है हम्म उसको छोड़ देते हैं। हम्म। बाकी बीजोपचार उसी ढंग से कार्य करता है हम्म। जैसा बच्चों के अंदर टीकाकरण का कार्य होता है। ओके। उसी ढंग से बीजोपचार फसल के लिए टीकाकरण का कार्य है। यदि वो हम्म। इसका प्रारंभिक अवस्था के अंदर बीजोपचार कर लेता है, तो आने वाले समय में होने वाली विभिन्न कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान से वो फसल को बचा सकता है। तो फसलों का जनरली, जैसे अभी बुआई का काम चल रहा है, मान लीजिए जैसे जनरली हम मौसम विभाग की जो सूचनाओं के आधार पर बात करें, तो इस जी, बार मुझे लगता है कि मानसून थोड़ा देर जी, देर से जी, आया है जी, राजस्थान में, जी, और अभी चल रहा है। जी। तो अभी जो क्या समय है बुआई का, और हो सकता है किसानों भाइयों को कोई मार्गदर्शन आपकी तरफ से? हाँ, जैसा कि किसान भाइयों, अभी कल के ही हमें वर्षा के अनुमानित आंकड़े अभी प्राप्त हुए हैं, जी जिसके अंदर अपने प्रतापगढ़ में लगभग 103 एमएम बारिश हो चुकी है, जी जी। जबकि हमारा औसत 900 एमएम का है। तो अभी जैसा वर्षा काल प्रारंभ हुआ है, तो हम किसान भाइयों को यही कहेंगे कि वो यदि 15 जुलाई के बाद तक यदि बारिश में कोई मतलब कम होती है, तो वो अल्पावधि की फसलें और किस्में बोएं, जिससे कि उनको लाभ मिल सके। अब इसमें आती है
अल्पावधि की फसलों के अंदर दलहनी फसलें, अल्पकाल के लिए दलहनी फसलों को विशेष रूप से बुआई करनी चाहिए। अनाज वाली फसलों को यदि कोशिश करें, यदि 15 जुलाई के बाद में यदि पूरी पूर्णतः इस समय बारिश रहती है, तो उनको ना बोकर दलहनी फसलों को बुआई करें, दलहनी और तिलहनी फसलों को। अच्छा, तो एक बात ये समझ में आई कि जैसे मान लीजिए अभी फसल मान लीजिए ज़्यादातर हमारे इस क्षेत्र में सोयाबीन, मक्का, जी, उड़द और इस टाइप की कुछ फसलें जी, ज़्यादातर रेगुलरली बुआई करते हैं। जी, लेकिन अगर समय कम हो जाता है, तो क्या हमारे ये जो एरिया है, क्षेत्र, जी। वहाँ क्या कोई विशेष प्रकार की दलहन के लिए मिट्टी जो है वो अनुकूल है? या किसान भाई अपनी स्वेच्छा से या अपने सोच से जी। कोई भी फसल हाँ, बो जैसा कि सकता है? जैसा कि अभी वर्तमान में हम बहुत अच्छी ये रहा कि मानसून हम मेहरबान हुआ हुँ। और वर्षा चालू हो गई है, तो हम तो आशा ही करते हैं कि वर्षा लगातार जारी रहे और किसान भाइयों लेकिन फिर भी यदि किसी कारण से बारिश में कुछ देरी आगे होती है, तो किसान भाइयों को हम तिलहनी फसलों के अंदर तो मूँगफली की बुआई के लिए सुझाव देते हैं और यदि दलहनी फसलों में है, तो वो मूँग और मोठ की बुआई कर सकते हैं। विशेष रूप से इसके लिए विभिन्न प्रकार की किस्में हैं। हमारे यहाँ पर जैसे मूँगफली के लिए गिरनार किस्म बहुत अच्छी रहती है और प्रताप 206 किस्म के अब की बार मिनीकिट भी प्राप्त हुए हैं। तो हम किसान भाइयों से कहेंगे कि वो मूँगफली की तरफ ज़्यादा बुआई करें जिससे कि हमें समय पे उत्पादन वृद्धि हो सके। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो 9 89.6 एफएम और हमारे स्टूडियो में आज मेहमान हैं कृषि विभाग से सहायक निदेशक रिपु दमन सिंह जी राजावत साहब। हम चर्चा कर रहे हैं उत्पादन, बुआई और खेती से संबंधित। अब आगे बढ़ते हैं राजावत साहब। कई बार किसानों के लिए ये भी आता है कि सरकार की तरफ से बहुत सारे उनके काम में सहयोग करने के लिए कृषि विभाग बहुत सारा बजट भी जारी होता है। जी। तो विभिन्न प्रकार के बजट कौन-कौन से आवंटित होते हैं और किसानों के लिए वो किस प्रकार से हितकारी होते हैं? किसान भाइयों जैसा कि विभिन्न प्रकार की योजनाएं कृषि विभाग की तरफ से संचालित हैं, इसके अंदर से महत्वपूर्ण वर्तमान समय में जो योजना है वो है मुख्यमंत्री कृषि संबल योजना। जी। इसको हम एमकेएसवाई योजना कहते हैं और सबसे ज्यादा बजट हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पिछले विगत 2 वर्षों से जारी किया जा रहा है। लगभग 6.5 करोड़ रुपया इसके अंदर हमें प्राप्त हुआ और किसान भाइयों आपको हर्ष की बात होगी कि पूर्ण बजट हमने सदुपयोग किया अरे और वाह! किसान भाइयों को उससे लाभान्वित हुए। इसके अंदर विभिन्न योजनाओं में थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा। जी। वर्तमान के अंदर पिछले ही साल मुख्यमंत्री जी महोदय ने बैलों से खेती के लिए एक योजना लाए थे जी। और हमारे किसान भाइयों ने जो 500 का लक्ष्य था वो पूर्ण किया, हमारे जिले ने पूर्ण अच्छा, किया, अच्छा। बहुत 500 बड़ी का बात है। पूर्ण लक्ष्य किया बहुत बड़ी और बात इसी के है। साथ जी। में 1100 गोवर्धन जैविक की वर्मी बेड बनाने का लक्ष्य था। जी। उसको भी हमारे यहाँ के किसान भाइयों ने समय पर अपना आवेदन करके उसका भी लाभ प्राप्त किया और 1100 वर्मी बेड क्या उन्होंने बात! कंप्लीट बनाई। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो 9 89.6 एफएम और किसान भाइयों, आप सभी मुझे लगता है प्रतापगढ़ के जागरूक किसान हैं, ताकि कृषि विभाग की और खासकर राजस्थान सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से ले रहे हैं। फिर भी आप सभी से आग्रह है फिर भी कि आप जितनी योजना है सरकार आपके लिए चलाती है और हम प्रयास करते हैं कि बहुत सारी जितनी योजनाएं आपके लिए सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, हम उनकी सूचना, उनके आवेदन के तरीके आप तक पहुंचाएं और आगे बढ़ते हैं। जी। और आपने जैसे फरमाया कि बजट पूरा व्यय हो गया है, लेकिन थोड़ा-सा अपन बात करें कि क्या कोई बजट के अभाव में कोई ऐसी योजना रही जो नहीं हो पाई हो? नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं रही है अच्छा, अच्छा। क्योंकि समय पर उनका आवेदन स्क्रूटनिंग किया जाता है, जी। समय पे बजट की माँग कर ली जाती है, हुँ। तो मार्च पूर्व ही सभी को हमने प्रयास ये रखा। जी। कुछ 1-2 चीज़ें होती हैं जैसे कि कुछ किसान भाइयों ने मैं यही बताना चाह रहा था, जी। कुछ किसान भाई अपने आधार को और बैंक खाते को जन आधार से अच्छा, लिंक अच्छा, नहीं कर अच्छा। पाते जी, हैं, जी, जी। तो उन आवेदनों में थोड़ा-सा ये रहता है कि उनमें अनुदान थोड़ा देरी से जा पाता है। जी, जी, जी। बाकी मैं किसान भाइयों से यही सलाह करूँगा कि किसान भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, वो जब भी आवेदन करें, तो जिस जन आधार नंबर से उनका मोबाइल नंबर जुड़ा है, उसका विशेष ढंग से ध्यान रखते हुए उसी को बैंक पासबुक से जुड़वाएँ, जिससे कि उनको समय पे अनुदान प्राप्त हो सके। तो श्रोताओं, आपने एक बात नोट की होगी और जनरली ये जो साहब ने बात बताई ये सब पे लागू होता है, ये केवल किसान निधि की बात नहीं है। हमारे
बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि जो मोबाइल की वैलिडिटी है कई बार 3 महीने में खत्म हो जाती है, फिर वो नई सिम ले लेता है, फिर उसकी खत्म हो जाती है। इस प्रकार से बार बार मोबाइल बदलने से आप लोगों को कितना नुकसान होता है शायद आप जानते नहीं है। कम से कम आप अपना एक मोबाइल स्थायी रखिए, चाहे सब मिलके एक मोबाइल घर में रहे तो भी कोई बात नहीं, और उस मोबाइल को समय समय पर जो विभाग की योजना है या जो आपका जन आधार है या आधार है आपका या बैंक अकाउंट है, वहां से लिंक करा के रखिए, ताकि कोई भी योजना, किसी भी प्रकार की योजना जब भी आवे, तो अब क्या हो गया, ऑटोमेटिकली आप ई मित्र पे जाते हैं तो वहां आपका केवल जन आधार से ही आपका सारा काम हो जाता है। तो मैं आप सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा, और मेरी बात अगर आप सब पहुंचे तो कम से कम आप ये जरूर कर लीजिए। कई बार बहुत सारी चीजें इसी कारण अटक जाती है, और आप लोगों को कई बार ज्ञान नहीं होता है कि मोबाइल नंबर कहाँ से अपडेट कराना है, या आधार कार्ड में या जन आधार कार्ड में कोई त्रुटि हो गई है तो वो किस प्रकार से आप अपडेट कराएं। कई बार एक दो बार गए और आप सर्वर नहीं चल रहा है, कभी कोई बहाना बना देते हैं और उस कारण आपका काम नहीं हो पाता, और तब जाके आपकी इस प्रकार की समस्याएं आ जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सर एक बात और हो रही है, हम बात जी कर रहे हैं, आज भी प्रधानमंत्री जी का बड़ा कार्यक्रम था, जी तो कोई ऐसा हर साल आपके यहाँ से अपने प्रतापगढ़ से बजट के लिए डिमांड जाती होगी, अलग अलग योजनाओं का सर्वे करके भेजते हैं, जी तो क्या खुश अपने जनजाति लेवल के लिए कुछ स्पेशल योजनाएं सरकार चलाती है? जी जी जी। जितनी भी सरकारी योजना है, जैसे मोटे रूप में बताता हूँ, तारबंदी की जो स्कीम है और फार्म पॉन्ड की जी स्कीम है, इनके अंदर सभी जो हमारे किसान भाई हैं, इनके अंदर वर्गीकरण किया गया है अनुदान को लेके भी। जी जी जी। जैसे सामान्य श्रेणी के किसानों को लगभग, कृषि यंत्र का भी हम एक उदाहरण लें तो सामान्य श्रेणी के किसानों को 40% अनुदान होता है, जबकि लघु सीमांत अनुसूचित जाति के जो किसान भाई हैं वो और महिलाओं को 50%, मतलब 10% अधिक अनुदान जारी किया जाता है। जी जी इसी ढंग से तारबंदी जो स्कीम है, उसमें सामान्य किसानों को 400 मीटर के ऊपर 40,000 रुपए का अनुदान है, जबकि हमारे लघु सीमांत और अनुसूचित जाति के यदि हमारे किसान भाई हैं तो उनको 48,000 रुपए तक का अनुदान है। और इसी के साथ हमारे यहाँ पर किसान भाई एफआरए पट्टाधारी भी हैं, जो वन आधारित जो जी। जमीन हाँ धारक होते हाँ हैं, हाँ। उन किसान भाइयों को उसी तारबंदी के ऊपर 72,000 रुपए तक का अनुदान उसी 400 मीटर पर है। मतलब आप ये देखिए कि एफआरए पट्टा धारकों को सभी योजनाओं में लगभग 90% तक अनुदान जारी है, जबकि अन्य किसान भाइयों को 50% तक अनुदान है। तो ये इस जनजातीय क्षेत्र के लिए, किसान भाइयों के लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है। वो कृषि विभाग की समस्त योजनाओं के अंदर आवेदन करें। और मेरा एक सुझाव भी किसान भाइयों को है, जैसा हमने देखा कि हमारे यहाँ पर काफी, जो पिछले 1 डेढ़ साल जी में महसूस किया जी कि यहाँ पर किसान भाइयों को आवारा पशुओं से जी फसलों को काफी नुकसान होता है। जी। लगभग हाँ 30-40% तक तो आवारा पशुओं से ही उनका उत्पाद का नुकसान होता है, उनकी फसलों को जी। जानवर खा जाते हैं। हम्म। तो हमने ये चाहा है कि हमारी ये मुहिम हमने रखी है इस जी वर्ष के लिए कि हम किसान भाइयों को ये आग्रह करें कि वो अधिक से अधिक तारबंदी कराएं, जी जी जिससे कि उनको फसल के उत्पादन में बचत हो सके और साथ में कृषि विभाग की तरफ से अनुदान भी उनको अधिक है। जी जी। तो हम ये चाहते हैं कि ये तारबंदी की योजना को अधिक से अधिक लाभान्वित हों किसान। तो श्रोताओं, एक बात समझ में आई, बहुत सारे अखबारों में और हम लोग हमारे खबरों में भी बताते रहते हैं, प्रतापगढ़ में जनरली जो हम सामान्यतः देखा है कि नील गाय को बड़ी समस्या है सर। जी और नील गाय गायें जो है वो बहुत नुकसान करती है जी आसपास सभी। इससे हम लोगों ने वन विभाग के जी अधिकारियों से जी बात करी थी इस संबंध में। तो इसका सबसे बड़ा अगर साधन यही है कि अगर आप तारबंदी के लिए आवेदन करते हैं, सर आवेदन की प्रक्रिया क्या है, एक बार जी। थोड़ा सा समझा दें मुझे। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा सर ने मुझे कहा, सबसे आसान, जितना आसान हो सकता था राज्य सरकार ने इसके आवेदन की प्रक्रिया की है। राज किसान साथी पोर्टल एक कृषि विभाग का एक पोर्टल है, जिसके ऊपर किसान भाई किसी भी मित्र पे जाकर, या यदि उसके पास स्वयं का मोबाइल है तो वो इस ऐप को, राज किसान साथी पोर्टल को, यदि ऐप को अपने मोबाइल पे अपलोड करके भी आवेदन कर सकता है। इसके अंदर किसान भाई को महत्वपूर्ण रूप से 3-4 दस्तावेजों की आवश्यकता रहती है। सबसे पहले तो उसका स्वयं का जन आधार कार्ड जी नंबर, उसके अलावा उसकी जमाबंदी, जिस जमाबंदी में कृषक का स्वयं का नाम हो, जिससे ये दस्तावेज क्लियर होगा कि वो उस योजना के लिए पात्र हैं। जी साथ में उसके अलावा बैंक पासबुक की सुस्पष्ट कॉपी हो, जिसके अंदर बैंक अकाउंट नंबर पूर्णतः जी स्पष्ट लिखा हो, जी जिसको कि
आगे ट्रेस किया जा सके। जी। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनको कि कृषि विभाग के राज किसान साथी पोर्टल पर किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई आवेदन कर सकते तो श्रोताओं, ये बहुत अच्छी जानकारी है और ये हमारे स्क्रीन पे भी आप इस नंबर को और इस ऐप के लिंक को आप देख पा रहे होंगे। तो आप इस लिंक को अपने मोबाइल एंड्रॉयड ऐप में डाउनलोड कीजिए और उसके बाद अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आप इस ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एक मेरी छोटी सी जी, जिज्ञासा और है कि जी, तारबंदी, मान लीजिए बहुत सारे किसान बड़े हैं, जी, उनको हो सकता है बड़ा खेत हो, हाँ, और किसान भाई, किसान का मतलब ये हो गया कि यहाँ जनजाति बहुल है, जी, लेकिन बहुत सारे जैसे ओबीसी कैटेगरी के भी होंगे, जी, जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति के भी होंगे या फिर सामान्य कैटेगरी के भी है। जी, तो इसमें कोई सरकार का जी, कोई अलग-अलग। जी। किसान भाइयों, हम भी ये चाहते हैं कि किसान व्यक्तिगत रूप से तारबंदी ना करके सामूहिक रूप से तारबंदी करे। ओके। इससे होता ये है कि कई बार पारिवारिक रूप से या आस-पास के किसान भाई अपना खेत के अंदर ट्रैक्टर इधर से उधर ले जाना चाहते जी, हैं, जी, तो जी। उनको व्यक्तिगत रूप से की गई तारबंदी में थोड़ी-सी अड़चन रहती है। यस। तो सामूहिक रूप से तारबंदी के लिए भी सरकार ने इसमें आवेदन की प्रक्रिया है। इसमें ये माना जाता है कि 10 सब कृषकों का समूह हो और वाह! 5 हेक्टेयर तक की भूमि हो, तो उसके ऊपर भी सरकार की तरफ से अनुदान है। वहाँ 400 मीटर पे लगभग 76,000 रुपए तक अनुदान, मतलब जो व्यक्तिगत रूप से जो अनुदान था, उससे भी अधिक अनुदान जारी किया जाता है जब सामूहिक रूप से किसान भाई तारबंदी करते हैं। तो किसान भाइयों और बहनों, देखो आप, कितनी अच्छी योजना है। हो सकता है मुझे भी जानकारी नहीं थी, आज पता चला है कि देखिए अगर आपके जनरली हमारे यहाँ सामान्यतः जो आप अखबारों के माध्यम से और वन विभाग को और कई बार हम आवेदन देते हैं कि साहब हमारे अ, फसलों को जो है वो रोजड़े खा गए, हमारे यहाँ जी, रोजड़े जी, नाम दिया जी, जाए जी, नील जी, गाय का। जी, अब आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जो योजना है, अगर आप सामूहिक रूप से आवेदन करेंगे तो मुझे लगता है कि ये इससे बेहतर सरकार और क्या करेगी। और अगर आप उसको सामूहिक रूप से लाभ लेना चाहते हैं तो वही तरीका वही है कि आप अपना मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे इस योजना का लाभ लीजिए। और मैं भी आग्रह करूंगा आपसे कि जी, एक बार इस ऐप डाउनलोड करके एक बार आवेदन करके देखिए। जी, और अगर समूह में साहब ने जैसे फरमाया कि समूह में अगर करते हैं तो आपका पूरा क्षेत्र जो है वो इस प्रकार के जो जानवर है उससे पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने जी, बहुत अच्छी जानकारी दी किसानों जी, के लिए। अब बढ़ते हैं हम किसान सम्मान निधि की ओर। जी, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना शुरू की है और हमारे क्षेत्र में भी काफ़ी किसानों को लाभ मिल रहा है। जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में कितने किसानों को लाभ मिल रहा है? और अगर कोई किसान छूट गया है मान लो, जी, तो उसको क्या प्रक्रिया है उस स्कीम में जोड़ने की? हाँ। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री महोदय द्वारा ये जो स्कीम प्रारंभ की गई, इसका उद्देश्य कृषकों को पूर्णतः संबल बनाना था। जैसे उनकी बिजाई में उनको यदि उनके पास में धनराशि ना हो, तो वो इसको प्राप्त करके अपनी खेती में काम में ले सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि इस सम्मान निधि के तहत किसान भाइयों को प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की धनराशि देय है। अब इसकी पात्रता और आप इस पे आवेदन करके लाभ कैसे ले सकते हैं, तो यह पीएम किसान जो पोर्टल है, वहाँ जाकर फार्मर रजिस्ट्रेशन में जाकर आप किसान भाई इस पे आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन के लिए किसान भाई जैसे आपको पता है, सभी किसान भाइयों को अपनी जमाबंदी जिसमें उनका नाम हो और वो खुद मोबाइल धारक हों या उनका कोई मोबाइल नंबर जो बैंक से लिंक हो और जन आधार से लिंक हो, इस ढंग का रजिस्ट्रेशन होता है। बस इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इसमें वो किसान अपात्र है रहते, किसान भाई क्या आवेदक अपात्र रहते हैं जो कि किसी प्रकार सरकारी सेवा में हों। यदि उनके परिवार से सरकारी सेवा में या पेंशन भोगी होते हैं, उनको ये योजना का लाभ नहीं देय है। और यदि क्योंकि इसमें फिर वो प्रक्रिया में यदि देखते हैं, तो उसमें वो देखा जाता है कि पटवारी रिकॉर्ड में यदि कहीं पेंशनधारी होते हैं, तो फिर उनको इस योजना में अपात्र मानते हाँ, तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये कि हैं। जैसे जी। अभी वर्तमान में अपने किसान कितने पंजीकृत होंगे जिले में लगभग? ये डाटा अच्छा, बैंकों के थ्रू है, क्योंकि अच्छा, अच्छा, सभी का रिकॉर्ड राजस्व विभाग के थ्रू बैंक अच्छा, से अच्छा, होता है। ओके। कृषि विभाग की तरफ से वैसे लगभग यहाँ जैसे प्रतापगढ़ जिले के अंदर है, लगभग 1 लाख से अधिक किसान ओके। इसमें पंजीकृत हैं। तो कई बार जैसे आपने फरमाया कि अपात्र लोग भी कई बार घुस जाते हैं। जी। तो उन्हें कैसे, मतलब वो आपका कृषि विभाग ट्रैक करता है या फिर
ये उसकी क्या एजेंसी है नहीं, जो गलत लोग हाँ, उसका लाभ लेते हैं? इसको राजस्व विभाग की तरफ से ही स्क्रूटनी किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनके रिकॉर्ड के द्वारा, कि उनके बैंक के द्वारा और उनके बैंक स्टेटमेंट के द्वारा कि वो क्या फिजिबल नहीं है। जैसे किसी के पेंशनधारी हैं तो फिर वो उसके लिए नहीं, बहुत सारे लोग जो है आज की तारीख में राजकीय सेवा में होते हुए भी उनके पास खेती है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा धनाढ्य हैं, जी, उनके बाद भी खेती है। जी, जी। तो क्या इस योजना का लाभ लेने में कोई आय देखी जाती है या जी, केवल बिल्कुल। पात्रता? उनका नहीं, उनका आयकर का स्टेटमेंट भी देखा जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यदि इनकम टैक्स यदि वो देते हैं, जैसे आयकर भरते हैं, हुँ, हुँ। तो फिर वो अपात्र हैं इसमें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसलिए थोड़ा-सा उनको स्क्रूटनिंग वैसे पोर्टल के द्वारा भी हो रही है, जी। कि भारत सरकार के पोर्टल के द्वारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उन्हीं से, मतलब विभिन्न प्रकार के विभागों द्वारा उसको स्क्रूटनी करके तो तय किया जाता है कि वो उसमें अपात्र तो नहीं मेरा आए। मैं छोटे से 2 शब्दों में अगर मैं समझना जी, चाहूँ, जी, तो किसान को अगर उसका लाभ लेना है, जी। तो या वो सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए या हाँ, इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए? जी, बिल्कुल, दोनों में से बिल्कुल, बिल्कुल दोनों, दोनों, दोनों ही नहीं हो, दोनों अच्छा ही नहीं, दोनों ही लागू दोनों है। ही, हाँ। तो किसान भाइयों के लिए ये है कि अगर वो किसान धनाढ्य है, तो हाँ, उसका कोई मतलब इनकम टैक्स सरकार किसानों के तो इनकम हाँ, टैक्स हाँ, लगता नहीं, नहीं है। हाँ, नहीं। लेकिन कई बार बड़े किसान भी होते हैं, हाँ, है यदि ना? वो आयकर देते हैं नहीं, तो फिर वो आयकर तो किसान के लगता हाँ, नहीं है वैसे हाँ, तो, सभी नहीं, को बड़े किसानों में जैसे, हाँ, नहीं, आयकर किसान जी, तो आयकर नहीं देते जी, ना। जी, जी, किसानों को तो हाँ, आयकर हो सकता है पैन बिल्कुल, कार्ड भी नहीं हो। तो हाँ, किसान भाइयों एक चीज़ आपके सामने क्लियर हो गई कि साहब ने जैसे फरमाया कि अगर आप कोई सेवा में है, सरकारी सेवा में और आपके पास 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, 100 बीघा ज़मीन है, तो आपको इस सम्मान का लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल, जी। अब आगे बढ़ते हैं। हम किसान सम्मान निधि की बात की हमने, उसके आवेदन कैसे किए जा सकते हैं, उसकी बात की है। हम आगे बढ़ते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ओर। जी, और इसका पहले तो प्रोसेस क्या होता है कि किसानों को बीमा कैसे करते हैं, क्या जी, मतलब कैसे होता है? जी, और अगर कोई वर्ष में या 2 वर्ष में अगर आपके पास कोई आंकड़ा आता हो जी, किसान का कि कितना बीमा का लाभ किसानों को जी। मिला है? किसान भाइयों, जैसा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, यह किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। जो किसान भाई इसका लाभ पूर्व में ले चुके हैं, वो विदित हैं, और या जिन किसान भाइयों को इसके बारे में जानकारी है, जैसा कि मैं थोड़ी छोटी इसके बारे में जी, मैं जी, विस्तृत बता दूं, जी, कि किसान भाइयों को फसल बीमा दो हर फसल से पूर्व 2 मौसम में, खरीफ फसल में और अच्छा, रबी मौसम में, जी, दोनों मौसम में फसल बीमा की सुविधा होती है। जी, इसके अंदर सरकार ने यह तय किया है कि अपनी 2% प्रीमियम खरीफ मौसम में हुँ, और रबी फसलों के लिए 1.5% जी, प्रीमियम दे कर होता है। साथ में कोई किसान भाई यदि बगीचा, सब्जी का या वाणिज्य फसल लेता है, तो वो प्रीमियम 5% का भुगतान प्रीमियम के रूप में करता है। महत्वपूर्ण चीज़ ये कि प्रीमियम लेता कौन है? हुँ, प्रीमियम बैंक के द्वारा देय होता है, प्राप्त किया जाता है, और किसान भाई को आवेदन करने के लिए अपने जो भी बैंक होते हैं, वहाँ पर जिससे वो क्रेडिट करते हैं, जी, उनको ये जानकारी दे दें कि हम किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा में इस तरीके से आवेदन है हमारा, तो वो वहाँ से प्रीमियम को करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, प्रधानमंत्री इस योजना के लिए एक फसल बीमा पोर्टल भी है, जिसके ऊपर किसान भाई जाके अपना आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पर भी प्रक्रिया वही है कि वो किसान भाई अपनी जमाबंदी, कौन-सी फसल बो रहा है, इस बारे में जानकारी देनी होती है। हर वर्ष 29 जुलाई से पूर्व खरीफ सीजन के लिए बीमा जमा कराना होता है, और 29 दिसंबर से पहले रबी सीजन की फसलों के लिए अपना बीमा करवाना होता है। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो 9 89.6 एफएम। कार्यक्रम चल रहा है एक कदम बदलाव की ओर और हमारे स्टूडियो में खास मेहमान उपस्थित हैं कृषि विभाग के सहायक निदेशक रिपुदमन सिंह जी राजावत। एक बात जो मेरे समझ में आई कि अभी जो है आपको अभी की फसलों के लिए हमको दिसंबर के पहले अप्लाई करना है। 29 जुलाई से पहले। अभी 29 जुलाई हाँ, से हाँ, पहले अभी है। 29 जुलाई से पहले। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जी। अगर आप फसल बो रहे हैं तो उसको 29 जुलाई पहले, तो ये फसल बीमा का आवेदन ऑटोमेटिक होता है या किसान को व्यक्तिशः हाँ, करना पड़ता है? देखिए, इसके अंदर जो किसान भाई किसी भी बैंक से, सहकारी समिति से यदि लोन लेके खेती करते हैं, हुँ, तो उनका स्वतः ही बीमा कर दिया जाता है। ओके। और यदि व्यक्तिगत रूप में कोई यदि किसान भाई कराना चाहता है, हुँ, जो लोन नहीं ले रखा हुँ, है, हुँ, हुँ। तो वो अपने व्यक्ति से मोबाइल से, जो मैंने अच्छा, पोर्टल बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल पे जी। अप्लाई कर सकता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उसके अंदर कोई उनको बहुत ईज़ी है, बहुत सी साधारण सी पोर्टल के अंदर अपने दस्तावेज़ों को जी, जी। एक-एक करके वो इंदराज करें,
और उसके बाद में उसका तो ये प्रीमियम पोर्टल कट का जाता है। नाम क्या है जरा? प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल, तो दोस्तों पीएमएफ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जी। इस पोर्टल का नाम। तो ये पोर्टल अगर आपकी जानकारी में है तो अच्छी बात है, और जिन श्रोताओं को जानकारी नहीं है वो इस पोर्टल के माध्यम से फसल बीमा साल में 2 बार होता है। जी। और 2 बार, ये एक छोटी सी जानकारी मैं चाह जी। रहा हूँ कि जो 5% प्रीमियम की बात हो रही, तो ये हाँ। प्रीमियम कैसे तय होती है? जी, इसमें देखिए ये वाणिज्य फसलों के लिए है 5%, बाकी जो 95% है वो उसकी लागत। अपन ये चीज देखें कि एक फसल को लगाने में कितनी लागत आती है, अच्छा, उसकी अच्छा। बुआई से लेके कटाई तक, हाँ। उस सब चीजों को जोड़ के उसका प्रतिशत निकाला जाता है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जिसे हम लागत जी, कहते हैं, जी, जी। उसके आधार पर उसका 1.5% प्रीमियम। मतलब आप ये देखिए कि किसान भाई का यदि खरीफ की रबी की फसल हो या खरीफ की फसल, जैसे अभी 2% जाएगा, तो अभी मतलब कितना 2%, मतलब 98% तो सरकार उसका भुगतान करेगी और ओके। 2% का प्रीमियम ही किसान को देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप 2% बीमा एक छोटा सा सवाल ये भी, प्रीमियम जो तय होती है या कैलकुलेशन होता है वो किस आधार पे होता है? कि 1 बीघा का फिक्स प्राइस है या 10 बीघा का फिक्स हाँ। प्राइस है, या सोयाबीन का अलग होता है जी, या जी। उड़द का अलग मैं होता है? ये चीज़ जानकारी में लाना चाह रहा था। जी, जैसा कि किसान भाइयों आपने सुना होगा कि समर्थन मूल्य, जी। उसी ढंग से फसल की एक लागत तय होती है। ओके। मतलब 1 हेक्टेयर के अंदर हाँ, सोयाबीन, मूँगफली जी। सभी की लागत में अंतर होता है। हाँ, तो इसी के आधार पे तय किया जाता है कि उनकी एक फसल लेने में जो लागत आती है 1 हेक्टेयर में, जी। उसके आधार पर उसका 1.5% का ओके। देय तो होता ये जब प्रीमियम जब उसको बीमा लेना होता है, है। जी। ये तभी कैलकुलेशन करके बैंक को सबमिट करना पड़ता है या ये बाद में तय होता है? नहीं, ये पूर्व में ही तय कर दिया जाता है। ये जैसे अभी 29 जुलाई से हाँ, हाँ। पहले ही ये सब तय करके उनको बताया जाता है कि आपका प्रीमियम इतना रहेगा। अच्छा। 29 जुलाई तक वो तो ये प्रीमियम तय बैंकर के अधिकारी करते हैं या कृषि नहीं, विभाग करता है नहीं, या ये राजस्व विभाग? भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा स्थायी ओके, होता है। जी, ओके। नहीं, मैं यूँ समझ नहीं पाया कि जैसे मेरे पास 5 बीघे मैंने सोयाबीन बो दिया। जी, अब मुझे बीमा फसल अप्लाई करना है, हाँ, तो वो कैसे तय होगा? जी, उसकी कैलकुलेशन कंप्यूटराइज़ होती है। अच्छा, तो कंप्यूटराइज़ होता कंप्यूटराइज़ होती है, तो आप जैसे ही कोई आवेदन है। हाँ, करेंगे, हाँ, हाँ, तो हाँ। वो उसके हिसाब से अच्छा, वो उसका निकाल देगा। निकाल देगा। तो श्रोताओं, ये आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी आपके पास पहुँची है कि फसल बीमा अभी फसल बोने से पहले आपको कराना अनिवार्य है, जी, और जो प्रीमियम है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगी अगर आपके पास जमाबंदी है और आपने क्या फसल बोई है। जी। अब बढ़ते मैं हैं इसमें एक आगे। चीज़ और जी, बताना जी, चाह रहा जी, था, जी। जिले के किसान भाइयों, आप लोगों को थोड़ा हर्ष की बात है कि हमारे किसान लगभग यहाँ पर 9 लाख से ज़्यादा किसान भाइयों को फसल बीमा का लाभ मिला है, बहुत बड़ी बात है। जिसके अंदर लगभग 64 करोड़ रुपए की राशि, ओहो! जो कि खरीफ 2025 तक का भुगतान भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार की सहायता से किया जा चुका है। वेरी गुड। बस कुछ 11 करोड़ की राशि है, वो अच्छा, अभी थोड़े समय में उसका भी भुगतान कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी बस बात है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखने की है इसमें, जी, जी, जब भी किसान भाई अपना बुआई का कार्य करके और 29 जुलाई से पहले जब भी वो अपना फसल बीमा कराएं, जी, तो वो फसल का विशेष ध्यान रखें जी, कि जी। जो फसल उन्होंने बोई है उसी का ही प्रीमियम जमा होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में ये होता है, यदि आपके साथ में आने वाले समय में कभी कोई फसल में कोई समस्या रहती है, जी। तो वो फसल अलग होने से कोई समस्या नहीं खड़ी हो। इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसान भाई उसी का प्रीमियम कटाए जिसकी वो बुआई कर रहे हैं। इसकी सूचना वो संबंधित बैंक शाखा को अति आवश्यक रूप से दे दें 29 जुलाई से पहले। जी, ये एक बहुत बड़ी, किसान भाई आप लोग ध्यान दीजिए, कई बार क्या होता है कि आपने मान लीजिए आपके 3 खेत है या 2 खेत है, तो आपका मुझे लगता है कि उसमें खसरा नंबर के हाँ, साथ आपकी फसल का नाम इंट्रोडक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होता है कई सर। बार क्या होता है कि जब आप क्लेम करने जाते हैं, जी, तब वेरिफिकेशन के समय अगर जो लोग आते हैं, अगर उसने वो फसल की जगह कोई दूसरी फसल आई, तो जी। मुझे लगता है उनका क्लेम उनका रिजेक्ट हो क्लेम जाएगा। रिजेक्ट हो जाता है। जी, तो ये बहुत सोचने वाली बात भी है, और सामान्यतः आप लोगों को ध्यान भी रखना चाहिए कि अगर आपने सोयाबीन बोया है और जी, सोयाबीन, उस जमीन का आपका खसरा नंबर क्या है, उसी के ऊपर अगर आपने सोयाबीन बोया है और उसी के आधार पर अगर आवेदन करेंगे और अगर वो फसल खराब होती है, तो आप उसके क्लेम लेने के लिए हकदार हैं। लेकिन कई बार ऐसी हो जाती है, हम लोग अखबारों में पढ़ते भी हैं। जी, जी। अब किसान बेचारा, उसको पता तो था नहीं, हाँ, शिक्षा कम है। शिक्षा, जी। अब उन्होंने किसी ने ई मित्र वाले ने हाँ, फार्म भरा वो दिया, उनको तो जी, पता रहता नहीं है। जी, जी। अब परिस्थितियां में ऐसे में फिर वो चक्कर काटते चक्कर रहते हैं, जी, फिर बोलते हैं कि साहब हमको तो बीमा का लाभ नहीं मिला। लाभ नहीं मिला। तो जी, ये मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चीजें हैं। आप किसी ई मित्र केंद्र पे भी जाएं, तो जी, आप उनको व्यस्तता अपनी जानकारी पूरी दें। पूर्ण
और अगर पूरी देंगे तो मुझे लगता है कि उसका लाभ मिलेगा। जी अन्यथा अगर आपने प्रीमियम पे कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फसल बीमा मिल ही जाएगा। जी तो आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। मुझे लगता है श्रोताओं को और किसान भाइयों को इस कार्यक्रम से बहुत लाभ मिलने वाला है। और अब आगे चलते हैं। जी फसल बीमा का क्लेम जो है वो आपने हमारे साथ साझा कर दिया है। जी अब क्लेम विवरण की जो आपने बात भी हो गई है कि बिल्कुल। हम जो क्लेम करने के लिए हम्म, क्लेम करने का थोड़ा सा जैसे आपने आवेदन करने का बता दिया कि जी भाई आपको जुलाई में करना है, जी जी तो फसल के बीमा को क्लेम करने का कोई समय होता है? हाँ, जी बिल्कुल किसान भाइयों, जब भी फसल की बुआई होती है, आप लोगों ने देखा होगा, इसके अंदर 3 स्टेजेस रखी गई हैं फसल बीमा कंपनीज़ की तरफ से। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा फसल बीमा अभी तक किया जा रहा था। जी अभी वर्तमान इनका 3 साल का टेन्योर होता है। जी हर 3 साल बाद कंपनियों को हर जिले के अंदर बदल दिया जाता है जी और इस बार संभवतः बदलने की संभावना है। जी तो इसके अंदर 3 स्टेज जो मैंने बता रहा था, इसके अंदर सबसे पहले होता है फसल की बुवाई। यदि किसान भाइयों की फसल की बुवाई करते समय बारिश कम होने के कारण, किसी कारण से यदि उस पूरे परिक्षेत्र में यदि 75% से कम बुआई होती है किसी पर्टिकुलर फसल की, जैसे सोयाबीन है, जी तो उस चीज को मानते हुए प्रीमियम के आधार पर किसान भाइयों को क्लेम का प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। दूसरी प्रक्रिया है, वो है फसल कटाई के 14 दिन तक यदि फसल के अंदर बिजली गिरने, ओला गिरने, ओलावृष्टि या असमय बारिश होने से या अंधड़ आने से जी यदि फसल को 14 दिन तक, फसल कटने के 14 दिन तक यदि नुकसान होता है, तो किसान भाइयों आपको तत्काल प्रभाव से 72 घंटे के अंदर अंदर कंपनी जो कंपनियां हैं उनको सूचना देनी होती है। इसके लिए एक भारत सरकार की तरफ से एक कॉल सेंटर नंबर भी है, जो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। जी 14447, मतलब 14 44 7, ये कॉल सेंटर का नंबर है। आप 72 घंटे के अंदर इसकी सूचना यदि दे देते हैं, तो फसल बीमा का आपको क्लेम प्रारंभ कर दिया जाता है। इसके साथ में एक प्रक्रिया जो मैंने 3 स्टेज बताई, जी एक होती है राजस्व फसल कटाई प्रयोग। जी उसके अंदर ये होता है कि कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक आपके खेतों पे आके विभिन्न जगहों से रैंडम नंबर के आधार पर नमूना लेते हैं और उस फसल की उपज, जो कि पिछले 7 वर्षों में अधिकतम उपज के आधार पर वो ये फसल कटाई के बाद ये महसूस करते हैं कि उसमें उपज क्या होनी चाहिए थी। यदि उस उपज से कम होती है, तो किसान भाइयों को क्लेम का भुगतान किया जाता एक बात इसमें मैं ऐड करता हूँ। कई बार क्या होता है, किसान भाई बहुत सारे, अब क्या होता है कि किसान कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं है। है। जी कई बार क्या होता है कि जो फसल सेल करते हैं, जी तो जैसे कई बार ऐसा कोई बीमा क्लेम वाले देखते हैं कि यार पिछली बार आपके इस यहाँ की औसत ये थी और रेवेन्यू इतनी जनरेट हुई थी, या वो पर्चियां संभाल के रखने से उनको कोई उस बीमा क्लेम करने में कोई लाभ मिलता है? नहीं नहीं, उससे नहीं। अच्छा एक्चुअल में उत्पादन के आधार पे ही वो हो जाता है अच्छा अच्छा कि अच्छा। वो उत्पादन के आधार। अब एक बात करते हैं, ये तो हो गई हमारे को बीमा प्राप्त करने की। जी कई बार क्या होता है कि बीमा कंपनियां, मान लीजिए, उनको कंप्लेन करनी होती है, मान लो बीमा पास नहीं हो रहा या कोई और प्रकार की कोई उनके साथ परेशानी आ रही, जी, तो शिकायत कहाँ की जाए? वो शिकायत का भी पोर्टल यही है। अच्छा, शिकायत का हाँ, भी यही है। बिल्कुल। जो फसल बीमा पोर्टल है, हम्म। उस पे उनको अपनी शिकायत करने का भी है, तो उसके अंदर आप अपनी शिकायत कर तो सकते हैं। दोस्तों और किसान भाइयों, खासकर एक बात महत्वपूर्ण आपने अगर दी है कि बहुत सारे किसान भाई फसल बीमा लेने के लिए बिना क्लेम के दौड़ते रहते हैं। हुँ, तो आप अगर बीमा कंपनी को ये बताओगे नहीं समय से कि समझ मेरी फसल खराब हो गई है, और उसका टाइम पीरियड होता है, अगर मान लीजिए 72 घंटे का, आप साहब ने जैसे बताया, हाँ, अगर आप 72 घंटे निकल गए, आप 36 घंटे या 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 1 सप्ताह बाद आप कंप्लेन कर रहे हो कि मेरी फसल जो है वो खराब हो गई, और उसको क्लेम के लिए आप आवेदन करोगे, तो मुझे लगता है कि बीमा कंपनियां वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आपको इसके लिए जागरूक रहना है कि अगर आपकी फसल खराब हो गई है, तो आपको, जैसा साहब ने बताया, कि 72 घंटे में संबंधित बीमा कंपनी को, या फिर जो आप साहब ने जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस नंबर पे अगर आप क्लेम के लिए अपनी सूचना दे देंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी जो क्लेम की जो राशि है, वो मुझे लगता है सुरक्षित हो जाएगी। बराबर है? इसी के साथ में किसान भाई, ये ऐसी स्थिति होती है तो अपने संबंधित कृषि पर्यवेक्षक और पटवारी को भी ये सूचना दें। जी और फोटोग्राफ का समय है, जी आजकल मोबाइल का युग है, जी तो आपसे किसान भाई ये आग्रह है
कि तुरंत प्रभाव से आप फोटो भी उसकी ले लें, जिससे कि मौके की फोटो रहे तो आप उसको आगे शेयर कर सकें। तो भाइयों एक चीज और है कि अगर आपको क्लेम करना है तो दो तीन चीजें जनरली जो बीमा क्लेम वाले हैं या कृषि विभाग के जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने सूचना दी, उनकी रसीद भी उनके पास होनी चाहिए, ऐसा कुछ है? हाँ, जब इसका एक प्रोसेस है, प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल जो है वो तुरंत आपकी शिकायत का एक कोड नंबर जारी करता है, अच्छा अच्छा। तो उस कोड नंबर को आप वापस ट्रेस कर सकते तो भाइयों थोड़ा सा सोचने समझने और थोड़ा रिकॉर्ड मेंटेन करने वाली बात भी है, क्योंकि अगर आपने बीमा क्लेम लेना है तो आपके पास सारे दस्तावेज, सारे एविडेंस आपके पास होने चाहिए। कई बार किसान भाई जो है वो सूचना देने में देरी कर देते हैं, कई बार आपके पास कोई दस्तावेज नहीं होते हैं, कई बार आप खेत के क्लेम किसका कह रहे हैं, फोटो किसका हैं। और दे रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें आजकल चलती नहीं। और मुझे लगता है कि एक चीज और ऐड कर देता हूँ, आपके मोबाइल के अंदर एक जियोग्राफिक वो जी, जीपीएस जी, वाला अगर फोटोग्राफ्स के माध्यम से लेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा उससे और ज्यादा ज़्यादा। आपको सहायता मिल पाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। अभी जो वर्तमान में बुआई की बात चल रही है, फसलें लोग किसान भी बुआई करना शुरू कर दिया है। जी, अब कई बार क्या होता है कि किसानों को ये पता नहीं चलता है कि जैसे मान लो मैं भी किसान परिवार से हूँ, जी, एक खेत में रेगुलर सोयाबीन ही बो रहे हैं, जी। फिर सोयाबीन काट ली, फिर कोई अगले साल को फिर सोयाबीन बो दी। हुँ, तो क्या जो मिट्टी होती है वो उसका परीक्षण कराना आवश्यक है, जी। या फिर उस जमीन के आधार पे जैसे अपना इंसान का ब्लड टेस्ट होता है जी, वैसे, जी। तो क्या मिट्टी परीक्षण बिल्कुल, में भी? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जी जैसा कि हम देखते हैं, कि किसान भाई सामान्य रूप से एक खेत में एक ही लगातार फसल जी की बुआई करते हैं। जी। जैसे सोयाबीन है तो हर वर्ष सोयाबीन, हाँ हाँ। हर वर्ष मूँगफली। जी इसके लिए हमने कृषि विभाग की तरफ से मूल मंत्र भी बनाए हुए हैं जी। कि हमारा किसान भाई हर वर्ष फसल चक्र को अपनाए। हम्म, फसल चक्र को अपनाने से मतलब है, जैसे किसान भाई ने इस बार यदि तिलहनी फसल बोई है जी तो अगली बार दलहनी फसल को बोए, जी। और इस बार दलहनी है तो अगली बार अनाज वाली फसल को बोए, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता और मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा स्थिर बनी रहे। जी। देखा होगा सामान्य रूप से हम्म, आप लगातार यदि हम्म, फसल एक ही तरीके की लेते हैं हम्म, तो एक पौधे की बढ़वार के लिए सामान्य रूप से 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जी जी। यदि ये धीरे-धीरे कम होते जाते हैं, तो किसान भाई न चाहकर भी उन 16 पोषक तत्वों की पूर्ति समय से नहीं करने के कारण उसमें से यदि एक भी पोषक तत्व की कमी होती है, तो पैदावार धीरे-धीरे कम होने लग जाती है, और किसान भाई उसकी कमी कभी बीज को और कभी खाद को देने लगता है। तो तो सबसे ये महत्वपूर्ण यह है कि किसान भाई फसल चक्र को अपनाए और समय पे मिट्टी की जाँच कराएँ। अब मिट्टी की जाँच का भी मैं जी बताता हूँ। जी किसान भाइयों, पूर्व के वर्षों से इन वर्षों में जैसा कि हमें कृषि पर्यवेक्षकों के द्वारा जानकारी में आया कि अब धीरे-धीरे हमारे किसान भाई सजग होने लगे। जी वो समय पर स्वास्थ्य के साथ-साथ मिट्टी के स्वास्थ्य की भी चिंता करने लगे हैं, जी और मिट्टी की जाँच के आधार पर ही संतुलित उर्वरकों का उपयोग अपने खेतों में करने लगे हैं। जी जी। इससे फ़ायदा ये होता है, इससे आपकी लागत जो रासायनिक उर्वरकों देने में आती है, उसकी बचत होती है। साथ में आपको ये पता लग पाता है कि हमारे खेत में किस पोषक तत्व की कमी है। और किसान भाइयों, हमारे जिले के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पे 2 प्रयोगशालाएँ, मिट्टी की प्रयोगशालाएँ हैं। अच्छा एक अच्छा। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर ही है, हम्म, और एक धरियावद में भी स्थापित हो चुकी है। तो जी। आप समय पर अपनी मिट्टी की जाँच कराएँ और अधिक से अधिक इसका लाभ लें, और ये निःशुल्क योजना है। तो मिट्टी का इसका कोई फीस होता है ऐसा? निःशुल्क, अच्छा, निःशुल्क है, निःशुल्क बहुत है। बढ़िया। तो मिट्टी किसान भाई जो मिट्टी अगर लैब में ले जाता है, जी, तो वो उसको मिट्टी का खेत में से किस प्रकार से उठानी जी, चाहिए, या क्या गहरा खड्डा जी, खोद के लेना जी, जी। चाहिए, या ऊपर से उठाई जा बिल्कुल, सकती है, बिल्कुल सही। या चारों तरफ से लेके आने जी, चाहिए? जी। किसान भाई, आपने वास्तव में ये बहुत ही ये यही एक चीज़ है कि कई बार हमारा किसान भाई मिट्टी का नमूना तो लेके आता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि वो किस जगह से नमूना है। तो मैं इसकी जानकारी किसान भाइयों आपके साथ साझा करना चाह रहा था। किसान भाई, जब भी जो भी आपका खेत है, खेत हो सकता है कि चौकोर हो, वर्गाकार ना हो के आयताकार हो, जी। त्रिभुजाकार हो, तो इसका विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी नमूना लें, तो हमेशा मेड़ से लगभग 1.5-2 फीट अंदर, खेत के अंदर आएँ, और वहां से आप एक तसली के अंदर एक फावड़े से जितनी मिट्टी गहराई की आप खोद पाते हैं, उतनी मिट्टी आप एक उस तसले में अपने खेत में से लगभग 4 स्थानों से, यस। चारों कोनों के 4 स्थानों से हाँ, और एक मध्य भाग से वाह! जरूर आप मिट्टी का एक तसली के अंदर लें। जी। उसको छायादार स्थान पर रखकर पूरी तरह से मिलाकर
उसमें से सिर्फ 250 ग्राम मिट्टी, 250 ग्राम मिट्टी आप नमूने के रूप में सुखाकर कृषि विभाग के प्रयोगशाला के अंदर लाएं, जिससे कि समय पर उसकी जांच होकर आपको। विशेष चीज ये है, कहीं पर भी आपने पूर्व में यदि कोई खाद दिया हुआ है या गोबर का कोई अवशेष हो, उस चीज को जरूर छोड़ दें, जिससे कि नमूने की सही से जांच हो, साफ थैली हो तो और अच्छा हो। तो किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने सामने साझा की है कि अगर मिट्टी का परीक्षण करने के लिए आपको ले जाना है, तो एक जगह से खेत में से, खेत के चारों कोनों और बीच में से आपको लेना है, और जैसी मात्रा साहब ने बताई है और उतनी ही मात्रा में लेकर जाना है। और मुझे लगता है कि ये हर 6 महीने में करा लेना चाहिए। बिल्कुल, हम किसान भाइयों को ऐसा कहते हैं कि यदि 6 महीने में लगता है कि बार-बार आना-जाना होता है, तो कोशिश करें कि हर 1.5 से 2 साल में अवश्य रूप से करा लें। क्योंकि क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जैसे गोबर की खाद होती है, इनको थोड़ा-सा समय लगता है गलने में, तो ऐसा नहीं है। इसलिए आप कोशिश ये करें, लेकिन फिर भी 1.5 से 2 साल में एक मिट्टी का नमूना ज़रूर करवा लें। तो अब एक और छोटी-सी इसी बात के साथ में एक और मैं जोड़ना चाहता, मिट्टी के नमूने के साथ में जो किसान भाई अपने कुएं से सिंचाई करते हैं, तो वो अपने पानी की जांच भी कराएं। क्योंकि पानी की जांच कराना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि यदि आपके खेत में कुएं में यदि पानी थोड़ा भारीपन वाला है, क्योंकि कई बार जैसे पानी नीचे चले जाता है, तो उसके अंदर कभी पानी में कुछ साल्ट जैसे लवण आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस पानी से यदि सिंचाई करते हैं तो हमारी मिट्टी खराब होने की संभावना रहती है। इसलिए किसान भाइयों से एक सलाह है कि जब भी वो नमूना लेने जाएं, पानी का नमूना लें, तो उससे पहले मोटर को 10 मिनट चलाएं कुएं के अंदर, और उसका सुबह प्रातः काल के समय नमूना लेके साफ बोतल में लगभग 100 से 200 ml बहुत है, उतना नमूना लें। ये भी पानी के नमूने की जांच भी कृषि विभाग की तरफ से निःशुल्क है। तो किसान भाइयों, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। तो पानी और जांच को कई बार क्या होता है कि तो ये मान लीजिए एक किसान का एक कुआं है और मान लीजिए वो बरसों से कुआं है, तो क्या वो पानी भी क्या साल में एक बार जांच कराना है, क्योंकि उसमें भी कुछ चेंजेस आते हैं, बदलाव साल आते 2 साल में जरूर करा ले, क्योंकि जैसा पानी की कमी होती है तो हो सकता है उसमें लवणों की मात्रा बढ़ जाए। अब मान लीजिए किसान ने मिट्टी टेस्ट करा लिया, पानी जांच कराया, और उस जांच में कुछ आया, जैसे मान लीजिए मैं जाता हूं तो मेरे को मान लीजिए टाइफाइड हो गया, तो डॉक्टर बोलता है यार ये आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं, तो क्या कृषि विभाग ऐसा उस मिट्टी के आधार पे कोई उपचार के लिए प्रेस्क्रिप्शन? बिल्कुल, जैसा कि आप अच्छा प्रश्न पूछा कि किसान भाई सुधारे कैसे, क्योंकि जैसे यदि मिट्टी खराब है या पानी में कभी कोई समस्या है, तो किसान भाइयों आपको ये जानकर खुशी होगी कि भूमि सुधार और पानी सुधार दोनों के लिए कृषि विभाग की एक योजना चलती है, जिसके द्वारा जिप्सम वितरण किया जाता है। भूमि सुधार के तहत जिप्सम लगभग 250 टन जिप्सम हम प्रति हेक्टेयर के ऊपर अनुदान देते हैं, जिससे लगभग 75% तक जिप्सम पे अनुदान रहता है। तो ये किसान भाइयों के लिए एक वरदान है कि वो यदि उनकी मिट्टी के अंदर वास्तव में यदि लवणीयता की मात्रा अधिक आ रही है, जिनका पीएच यदि ज्यादा है, तो वो जिप्सम का उपयोग अपने वर्षा काल के अंदर अवश्य करें, जिससे कि उनकी भूमि का सुधार हो सके। इसी ढंग से यदि किसान भाइयों यदि पानी में भी खारापन है और वो है, तो आप पानी को कुएं में से निकाल कर जो खेली होती है उसके अंदर जिप्सम के कट्टे का उपयोग करके उसके भारीपन को कम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने को मिट्टी के साथ साथ पानी की भी जांच करानी है, और अगर जांच रिपोर्ट में कुछ आता है तो आपको कृषि विभाग से उसका उपचार करने के लिए भी अनुदान मिलता है। तो किसान भाइयों, अगर इतनी सारी चीजें किसान भाइयों, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें किसान भाइयों को नहीं पता है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर पता चलेगी। और मैं एक बात इसमें और एड ऑन करना चाहता हूँ, ये आपने जैसे कुएं की बात की कि कुएं में से तो पानी निकाला जा सकता है और उसको ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों के आजकल ट्यूबवेल बहुत लगे हुए हैं, तो उस कंडीशन में किसान भाई क्या करेंगे? मैं ये चीज क्या, यदि ट्यूबवेल है तो भी उसके लिए वो जैसे ही उस ट्यूबवेल से पानी निकालें, तो उस ट्यूबवेल के पास में एक खेली, जिसे हम कहते हैं पानी की खेली बना ले, हमारे भाषा में यहाँ खेर कहते हैं, खेर कहते हैं, खेर जैसी बना ले, और उसके अंदर पानी लेने से पूर्व में ही जिप्सम का एक एक कट्टे खाली करते चलें, और उसके द्वारा थोड़ी देर उसका पानी का रखें और फिर उसको
खेत सिंचाई के रूप में काम मिले। तो वहाँ जो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे उसका भारीपन कम हो जाता है और खेत के लिए तो सदुपयोग। कई बार किसान भाई जो पाइपलाइन का उपयोग करते हैं, मान जी, लीजिए, तो जी। वो पाइपलाइन का उसको फिर उसको सिस्टम ये बनाना पड़ेगा कि पहले तो वो ट्यूबवेल से पानी अपने हाँ, खेर में ले, हाँ, फिर एक मोटर लगा के फिर आगे लिफ्ट करे। आगे लिफ्ट करेगा तो वो यही तरीका हाँ, हो सकता बिल्कुल, है, क्योंकि बिल्कुल, कई बिल्कुल। बार तो डायरेक्ट लोग लगा देते हाँ, हैं हाँ, कई बार। वो उसमें या तो वो जाँच कर ले, हाँ। क्योंकि होता क्या है, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि किसान भाई कि कुएँ में ही जिप्सम डाल दें, नहीं तो फिर वो पानी नहीं आ हाँ, पाएगा ना। हाँ, हाँ, तो हाँ। आपको अलग से खेली के अंदर उसका उपचार करें और अच्छा, उसके अच्छा। बाद में आगे पानी को लें। तो ऐसा अपने प्रतापगढ़ में कोई ऐसा आपके ध्यान में है, ऐसा कुछ इस प्रकार प्रतापगढ़ में हो रहा हो? मेरी जानकारी में नहीं है, अच्छा, लेकिन अच्छा। अन्य जिलों के अंदर ये अच्छा, प्रक्रिया अच्छा, बहुत प्रक्रिया है। अच्छे ढंग से किसान भाई काम में ले रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपने बहुत अच्छी जानकारी सुनी। हो सकता है इस जानकारी से आपको लाभ होगा, और मैं भी आप सभी से आग्रह करूंगा कि जो है मिट्टी और पानी की परीक्षण जो है वो आप जरूर कराइए, साल में एक बार कराएं। अगर उत्पादन अच्छा लेना है और आप अगर साइंटिफिक तरीके से अगर खेती करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को अगर हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करेंगे तो हमको आर्थिक नुकसान से जूझना पड़ेगा। और आज जो है हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं रिपु दमन सिंह जी राजावत साहब, सहायक निदेशक कृषि विभाग प्रतापगढ़। अब बात करते हैं केसीसी की, किसान क्रेडिट कार्ड की। जिले में कितने किसान के आसपास जो है वो क्रेडिट कार्ड की जानकारी आपके पास होगी, या ये लोग ये भी कोऑपरेटिव सेक्टर के सहकारिता विभाग के पास ही अच्छा, होती अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। लेकिन फिर भी किसान भाइयों से हम यही आग्रह करेंगे हम्म, कि यदि वो किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं हम्म, तो उसको समय पर भुगतान करें, जिससे उनको आगे बहुत अच्छा रहेगा। हम्म, हम्म, क्योंकि अच्छी बात यह है कि आप यदि अच्छे काम के लिए उसको लेके यदि जी, जी। फसल में काम में लेते हैं हम्म। तो विकसित भारत का संकल्प अति आवश्यक रूप से पूरा होगा। तो किसान भाइयों, केसीसी जो है जनरली कई बार क्या होता है कि अ, समय पर हम साल में एक बार भुगतान जी, नहीं करते हैं। अभी मैंने अखबार में भी पढ़ा था, बहुत सारे बैंक मैनेजर साहब भी वो जी, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई एक बार आप जमा करा के वापस ले लो। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, अगर इसको रेगुलरली आप करते रहेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए अर्थ से जूझने वाली समस्या से समझ थोड़ा बहुत छुटकारा मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, कृषि यंत्र की बात जी, करते हैं। कृषि यंत्र कौन कौन से हमारे इस क्षेत्र में काम में आते हैं, और क्या कृषि विभाग उनमें सहयोग जी, करता है? जी। जी। किसान भाइयों, जैसा मैंने यहाँ देखा, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र किसान भाई काम में ले रहे हैं। और आपको जानकारी देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि कृषि विभाग द्वारा भी बुआई से लेकर कटाई तक के जितने भी प्रकार के कृषि यंत्र हैं, सभी पर कृषि विभाग द्वारा अनुदान दे है। जी। बस किसान भाइयों, देरी इसी चीज की है कि आप उसका आवेदन समय से करें। कि आप राज किसान साथी पोर्टल पे जाके समय पर आप आवेदन करेंगे तो प्राथमिकता के आधार पर आपको उसकी अनुदान का भुगतान हो सकेगा। अभी तक मैं ये जानकारी देना चाह रहा हूँ, पिछले विगत 2 वर्ष में हमारे यहाँ पे लगभग 450 कृषि यंत्रों पे अनुदान जारी किया गया, जिसके अंदर लगभग 4 करोड़ 52 लाख रुपए तक अनुदान का भुगतान हुआ। जिसमें हमारे यहाँ पे ज़्यादातर मैंने देखा है किसान भाई बड़े कृषि यंत्र जैसे थ्रेशर है, जी। रोटावेटर है, हम्म, इन पे किसान भाइयों ने अनुदान प्राप्त किया, जो कि 1 लाख हम्म। रुपए तक भी अनुदान है। ओहो। और ये बहुत बड़ी एक राशि होती है अनुदान के रूप में। जी, जी, जी। तो कृषि विभाग के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। जी, जी। और अब इसमें इसमें एक चीज और मैं जी, ऐड कर दूं, जी। इसमें भी विशेष किसान भाई ध्यान रखें, यदि आवेदक करता यदि महिला है हुँ, तो हुँ। उसको लागत का 50% भुगतान किया जाता है, जबकि अन्य कृषक सामान्य कृषकों को 40% ही रहता है। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। अनुसूचित जाति और महिला किसान भाइयों को इसमें भी प्राथमिकता रखी गई है कि वो 50% अनुदान उनको दिया जाता है लागत। क्या बात है! तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो 9 89.6 एफएम, और कार्यक्रम चल रहा है हमारा एक कदम बदलाव की ओर, और हम बात कर रहे हैं आज कृषि विभाग के सहायक निदेशक रिपु दमन सिंह राजावत साहब के साथ। अब बात करते हैं मौसम और जलवायु पे। हमने मृदा की बात कर ली, हमने बीमा फसल की बात कर ली, किसान सम्मान निधि की बात हो गई है, कृषि यंत्रों की बात हो गई है। कृषि यंत्र में एक छोटा-सा मैं जोड़ना जी, चाहता हूँ। जी, अभी ड्रोन आधारित छिड़काव भी बहुत हो रहे जी, हैं। जी, जी। तो क्या अपने जिले में कुछ ऐसी नवाचार हुआ है कृषि विभाग की तरफ से? सरकार की तरफ से ड्रोन दीदी का एक प्रोग्राम है। जी। और भारत सरकार, राजस्थान सरकार ने इसके लिए एक प्रशिक्षण सेंटर जो हुँ। कि जोधपुर में स्थापित किया है। जी, तो हम ये चाहते हैं जो किसान भाई इसका प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, जी। वो संयुक्त निदेशक कार्यालय में
आप आवेदन कर सकते हैं कि हम इसका ट्रेनिंग लें, जी जी। प्रशिक्षण लें, क्योंकि ड्रोन भी एक यंत्र है जिसको कि पायलट इसके लिए भी ड्रोन ड्रोन पायलट पायलट, हाँ, सर्टिफिकेट होता है का जी। काम में लिया जाता है। तो उसका प्रशिक्षण भी जोधपुर के अंदर काजरी अनुसंधान संस्थान से दिया जा रहा है। और इसके अंदर ये है, इस पे भी सरकार की तरफ से अनुदान है। जैसा कि मुझे यहाँ का तो कुछ अभी आया नहीं कोई आवेदन, लेकिन सहकारिता विभाग की तरफ से यदि आवेदन होता है तो 10 लाख रुपए पे 50% अनुदान पर, इसका अनुदान पे ड्रोन की व्यवस्था हो पाती है। हमारे एक छात्रा है यहाँ जी की अपने पटेलिया गांव की, जी जी, तो वो अपने जिले की पहली ड्रोन पायलट थी। बिल्कुल। जिला कलेक्टर महोदया अंजलि जी, राजौरिया मैडम ने भी उसका इंटरव्यू लिया था इसी स्टूडियो में। अच्छा हाँ, जी तो वो अभी लगभग काफी अच्छा कमा रही है, जी क्योंकि उसको राजीविका की तरफ से मदद मिली थी। जी जी, तो ये कृषि विभाग भी उसमें अनुदान देता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। ड्रोन की खरीद पे 50% तक अनुदान है, ओके जो ओके। कि कोऑपरेटिव सहकारी समिति की तरफ से होता है, जी। तो उसको दे है। अब थोड़ा सा मौसम की बात करते हैं। जी मौसम में आधारित किसानों को मौसम का पूर्वानुमान की जानकारी कैसे उपलब्ध कराई जाती है? कोई विभाग की तरफ से कोई ऐसा सेंटर है या अभी, क्योंकि वर्तमान समय में तो बहुत आवश्यकता है इसकी। किसान, प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि मैंने अभी आपको एक पोर्टल बताया था, राज किसान साथी पोर्टल, तो आवेदन करने के लिए जी। इसी ढंग से राज किसान सुविधा ऐप, अच्छा। ये एक मोबाइल ऐप है जी जी। जिसकी सहायता से आप सरकार की विभिन्न योजनाओं के साथ साथ मौसम संबंधी जानकारी के साथ ही बाजार भाव की जानकारी भी आपको समय पे उपलब्ध हो जाती है। बहुत इसके बड़ी लिए बात है। आपको ये जो राज किसान सुविधा ऐप है, ये अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर यदि आप मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो समय पूर्व ही आपको इसकी जानकारी हो जाती तो किसान भाइयों और श्रोताओं, खासकर मैं ये हमारे स्क्रीन पर इस ऐप का जो लिंक है या जानकारी है हम आपको दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि सभी किसान भाइयों को कम से कम ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। जी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि आपको पूर्वानुमान मौसम का जानकारी, हालांकि हमारे रेडियो स्टेशन पे हमारी मौसम की जी जानकारी पूरे भारत की हम जी सुबह 9:15 रात को 9:15 जी पूरी तरह से एकदम अपडेटेड जानकारी हम लोग साझा करते हैं किसानों जी के साथ। और इसके अलावा भी अगर आपको करंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने मोबाइल, एंड्रॉयड तो है ही आपके पास, तो आप उसका उपयोग जरूर करिए। बढ़ते हैं आगे। जलवायु परिवर्तन से कुछ अपने फसलों पे कुछ जी प्रभाव पड़ता है? जी। अभी मैं मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ, जी। लेकिन अभी जनवरी फरवरी में हमने देखा कि अचानक से मौसम में परिवर्तन हुआ जी। और तापमान बढ़ गया। हम्म उसकी वजह से फसलों में दाना पड़ रहा था, हम्म, उस समय गर्मी अचानक से होने से दाने का आकार छोटा रह गया। जी तो ये एक जलवायु परिवर्तन का ऐसा उदाहरण है जो कि हमारे को स्पष्ट दिखाई दिया जी कि किसान भाइयों ने कहा कि साहब हमारी उपज कम हुई। तो उपज कम होने का कारण ये रहा कि अचानक से तापमान में वृद्धि हुई। जी। तो किसान भाइयों, जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी चीज है। हम किसानों को यही सलाह देंगे कि किसान भाई अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, हम्म। क्योंकि यदि आप अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे, इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक हरियालो राजस्थान जी नाम से एक मुहिम भी प्रारंभ की है। जी और हम ये चाहते हैं किसान भाई, अपने खेत पे, जहां भी आपका खेत है, अपने खेत की मेड़ पे अवश्य रूप से छायादार वृक्ष लगाएं, जिससे कि वातावरण के अंदर और जलवायु में जो अचानक से परिवर्तन होते हैं उससे बचा जा सके। किसान भाइयों, मैं इसमें एक और जोड़ देता हूँ। वन विभाग की तरफ से अभी नर्सरी में भी बहुत सारे पौधे बिल्कुल जी जो है वो अभियान चलाया जा रहा है। जी उन्होंने भी एक लक्ष्य ले रखा है कि जिले में जो है पेड़ पौधे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं, और जी, मौसम यही है। तो अगर आपको लगता है कि कोई पेड़ पौधा हमको लेना है, तो हमारे बांसवाड़ा रोड पर एक वन बिल्कुल विभाग की नर्सरी है, यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर पेड़ अगर लगेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा अ, वर्षा और सांस लेना दोनों दोनों काम इसी से होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ी मेड़ रखिए, और मेड़ पर 2 से हाँ 5 पौधे, और एक अभियान मोदी जी का भी चलाया था, जी एक नाम पेड़ के नाम, हाँ, एक माँ के नाम एक माँ के पेड़। नाम पीढ़ी। तो वो भी जी चल रहा है। तो कम से कम अपने माँ के नाम एक पौधा तो आप इस मौसम में लगा ही सकते हैं। जी मेरी तरफ से एक आग्रह है आपसे। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो 9 89.6 एफएम। कार्यक्रम चल रहा है एक कदम बदलाव की ओर। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान है कृषि विभाग प्रतापगढ़ से सहायक निदेशक रिपू दमन सिंह जी राजावत साहब। राजा साहब, अगले अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं, क्योंकि अभी बुआई का मौसम चल रहा है, और कई बार मैंने अखबार में भी पढ़ा है कि खाद की कमी हो जाती है कई बार। जी तो खरीफ की और रबी की सीजन के लिए खाद एवं बीज
पर्याप्त मात्रा में किसानों को मिल जाए, जी उसकी क्या सुनिश्चितता होती है? जी किसान भाइयों, जैसा कि खरीफ और रबी 2 सीजन हमारे यहाँ माने गए हैं, तो इसके लिए किसान भाइयों को समय पर बीज और उर्वरक की उपलब्धता के लिए इसकी समय पूर्व समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है, जो विभाग और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में इसके अंदर कंपनी और जो हमारे खुदरा विक्रेता और थोक विक्रेता होते हैं, उनको बुला के उनसे ये जानकारी ली जाती है कि उनके पास कितने उर्वरक की उपस्थिति है। बाकी वास्तव में आजकल आईएफएमएस पोर्टल एक उर्वरक के लिए भारत सरकार द्वारा पोर्टल है, जिसके ऊपर जानकारी दी जाती है कि हमारे जिले को कितना उर्वरक उपलब्ध है वर्तमान में स्थिति। जी, जी। तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा साझा कर दूं कि वर्तमान में हमारे यहाँ पर यूरिया 24 जुलाई तक 24 जून तक लगभग 8,000 एमटी यूरिया उपलब्ध है, वो रहा, और डीएपी लगभग 1,000 एमटी और एसएसपी लगभग 5,500 एमटी के करीब है। तो हमारे जिले के अंदर उर्वरक की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध, सभी प्रकार के उर्वरक उपलब्ध है। लेकिन इसी के साथ में किसान भाइयों, आपके साथ में जानकारी साझा करना चाह रहा था कि हमारे किसान भाई जो भी बुवाई कार्य करते हैं, उससे पहले उर्वरक की व्यवस्था समय पूर्व कर लें, जिससे कि क्या होता है, बुवाई के समय आपाधापी के अंदर उनको अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। साथ ही किसान भाइयों, वर्तमान समय में आपने सुना होगा, फार्मर आईडी के लिए भी सरकार द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं। फार्मर आईडी से किसान भाइयों, आप लोगों को बहुत अच्छा फायदा इसमें मिलने वाला है। यदि आप किसान भाई, फार्मर आईडी का मतलब यह है कि किसान की उसकी जमीन से संबंधित सभी रिकॉर्ड, उसकी एक आईडी बना दी जाएगी। उसके बाद जब भी किसान भाई को अपने मोबाइल पे यदि वो जिस उर्वरक की उपलब्धता चाहता है, समय पर किस समय चाहता है, उसके बारे में वो अपने मोबाइल के द्वारा ही लॉगिन करके क्रय कर सकेगा। तो उसके द्वारा सरकार एक क्यूआर कोड जारी करेगी और ये बताएगी कि उस विक्रेता से आप उर्वरक की प्राप्ति कर लें, जिससे कि किसान भाई को समय की व्यर्थता नहीं होगी और किसान को समय पर खाद उपलब्ध हो पाएगा। साथ ही किसान भाइयों, आपने सुना होगा कालाबाजारी भी होती है, तो किसान भाइयों, ये फार्मर आईडी उस किसानों के लिए बहुत अच्छा एक सहयोग प्रदान करेगी कि उनको समय पर खाद उपलब्ध होगी, साथ में उचित मूल्य पे। जैसा कि आप लोगों की जानकारी में आया होगा कि सिरोही और राजसमंद में पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा इसी मौसम फसल वर्ष से ये योजना चालू कर दी गई है, और जैसा कि हम सरकार का प्रयास है कि आने वाले कुछ समय में ही हमारे जिले को भी फार्मर आईडी के द्वारा आप लोगों को यूरिया की उपलब्धता, सभी प्रकार के उर्वरकों की उपलब्धता प्राप्त हो पाएगी। तो श्रोताओं, बहुत अच्छी जानकारी मिली है। आप लोग बहुत परेशान होते हैं खाद और बीज के लिए, और अभी मुश्किल से 5 या 10 दिन पहले भी बहुत सारे लोग जो है खाद के लिए लाइनों में लगे हुए थे। मुझे लगता है कि आपका जो संकट है वो दूर होने वाला है। और किसान आईडी का जो पोर्टल है, उसकी क्या प्रक्रिया, थोड़ा सा आप साझा कर दें हमारे श्रोताओं के साथ। फार्मर आईडी के लिए किसान भाई किसी भी ई मित्र पोर्टल पे जाकर अपना फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके अंदर उनकी जमाबंदी की प्रतिलिपि साथ में रखें, और पूरा जहां जहां भी जो भी खसरा नंबर, खाता संख्या है, उसको अपना अंकित जरूर कराएं, क्योंकि उसी के आधार पर आपके खाद की उपलब्धता के बारे में सरकार आपको उपलब्ध मतलब फर्टिलाइजर, उर्वरक उपलब्ध करा पाएगी। तो किसान भाइयों, बहुत बढ़िया जानकारी आपको मिल गई है। अब लाइन में नहीं लगना है, केवल एक बार अपना पंजीयन करा ली। वो एक बार ही कराना है पंजीयन? हर फसल वर्ष के हर फसल मौसम में आप जब भी आप चाहें तब आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। नहीं, जैसे इस साल मैंने कर लिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले साल हाँ, फार्मर आईडी तो हमेशा के लिए एक ही बन जाएगी, लेकिन आप पोर्टल पे उस आईडी के द्वारा उर्वरक की अपनी रिक्वायरमेंट वो जो है, जैसे आप जनरली बहुत सारे अभी आप गैस की बुकिंग भी करते हैं, तो गैस की बुकिंग करने के लिए आपको मिस कॉल देना है या पोर्टल पे जाके आप, वैसे अगर खाद की बुकिंग भी करनी है तो आपको उस आईडी के माध्यम से खाद बुकिंग कर लीजिए। आपकी उपलब्धता जैसे आपको 1 या 2 दिन में जैसा भी आपके पास संदेश आ जाएगा, अपनी बैग लेके अपना काम कर सकते हैं। उसके अंदर आपको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विक्रेता का नाम, मतलब दुकानदार का नाम भी आ जाएगा। क्यूआर कोड को आपको दुकान पे जाके स्कैन करना होगा और उसको आपको, इससे बेहतर तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सुविधाएं आपको मिल गई होगी।
और आने वाले समय में अगर इसका लाभ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। जी। सर, एक निवेदन ये भी था कि कई बार किसानों को है ना, हमारे इस क्षेत्र में लोग, बच्चे जो किसान भाई हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे कम हैं। जी। वो विश्वास कर लेते हैं कि यार ये खाद भी अच्छा है या खराब है, या जी। नकली या असली है। तो बहुत सारी चीजें, कई बार बेचारा किसान जो है वो नकली बीज ले जाता है और वो बुआई कर देता है, और पता चलता कि यार मेरे तो ये अंकुरण हुआ नहीं। जी। ऐसे में बहुत सारा ठगा महसूस करता है। जी। तो ऐसी परिस्थिति में किसान भाई क्या करे? किसान भाइयों, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था कि जब भी आप फसल की बुआई करते हैं तो प्रमाणित बीज, अब प्रमाणित बीज यदि आप किसी भी विक्रेता से लेते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का आदान, दवाई, बीज, उर्वरक जब भी आप लें तो उसका पक्का बिल अति आवश्यक रूप से लें। बाकी हम आपको ये जानकारी दें, कृषि विभाग की तरफ से हमारे विभाग में लगभग 9 कृषि आदान निरीक्षक सरकार के द्वारा हैं, जो कि समय समय पर विभिन्न प्रकार के आदान विक्रेताओं से नमूने संग्रहित करते हैं और राज्य सरकार को उनसे रिपोर्ट प्राप्त होती है कि क्या हमारे यहाँ जो बीज और खाद सप्लाई हो रहा है वो सही सही है। है। हाँ, तो किसान भाइयों, आपने सुन लिया है कि अगर आप किसी दुकान से खाद, बीज या दवाई। दवाई जो प्राप्त कर रहे हैं, अगर आप उसका बिल नहीं लेते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप ये नहीं तय कर पाएंगे या शिकायत नहीं कर पाएंगे कि आपने दुकान से आपने सामान परचेज किया और आपके पास कोई सबूत नहीं है। तो मेरे आपसे सभी से आग्रह है कि आप जब भी कोई खाद, बीज, दवाई लेने जाएं, तो उसका पक्का बिल आपके पास रखें और उसको संभाल के रखें, संभाल के ताकि जी। अगर आपके साथ इस प्रकार को आपको लगे कि यार मेरे साथ गलत हो गया है, तो उस बिल के सबूत लेके उसकी जी। शिकायत कहाँ की जा सकती है? शिकायत संयुक्त निदेशक कार्यालय में बिल्कुल। जा आप हाँ, जब भी आप अपना फसल वर्ष पूर्ण हो उसके बाद में आप उस बिल को जी, अन्य काम में ले सकते हैं। जी। बाकी यदि जब तक फसल वर्ष पूर्ण नहीं होता तब तक आप उस बिल को जरूर अपने पास संभाल के रखें। तो किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी आपको जानकारी प्राप्त हुई है कि बिल आपको रखना है। यदि आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो आप उस बिल से आप अपना बचाव कर सकते हैं। जी। अब बात हो रही है अभी फसल की, तो क्या अभी कोई ऐसी किस्म कृषि विभाग द्वारा सुझाई गई है किसान भाइयों को कि भाई सोयाबीन के ये बीज जो है, इस किस्म के बीज जो है, उनको बुआई करने से ज़्यादा जी। उत्पादन मिल सकता है? जी। मक्का का है, उड़द जी। का है, जो जी। भी फसलें फसलें हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों को विदित है, समय समय पर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उन्नत किस्मों का उपयोग में लेने के लिए किसान भाइयों तक पहुंचाई जाती है। वर्तमान समय में मक्का के अंदर आप IQHM वैरायटी जो है, वह किस्म है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसकी जी। पैदावार अच्छी रहती है। इसी ढंग से सोयाबीन की JS 2098 किस्म है, वो भी अच्छी उपज दे रही है। इसी के साथ किसान भाइयों, अब राजस्थान सरकार द्वारा हर वर्ष मिनी किट के रूप में नई किस्में किसानों को भिजवाई जाती हैं। वर्तमान समय में मक्का, ढैंचा और उड़द, इनके मिनी किट भी हमें राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हुए हैं और किसान भाइयों को प्रताप 206 हाइब्रिड जो है मक्का की, उसके मिनी किट दिए गए हैं, जिससे कि किसान भाइयों को ये पता लग सके कि हमें उन्नत किस्में लेनी चाहिए, जिससे कि पैदावार अच्छी हो जी, सके। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम से आपको बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे योजनाओं के बारे में जानकारी मिली है। अब थोड़ी-सी फसलों से हट के थोड़ी बागवानी की ओर चलते हैं। जी। जिले में कोई बागवानी से संबंधित कोई योजनाएँ चल रही हैं? जी। जी। जिले राज्य स्तर से ही जिले को 4 विभिन्न प्रकार की योजनाएँ जारी की उद्यान विभाग की तरफ से जारी हैं, जिसमें पीएम कुसुम योजना, जिसके अंदर कि किसान भाई अपने खेत पे सोलर हुँ, संयंत्र लगाता है हुँ, हुँ। और उसके द्वारा 3 से 7.5 एचपी तक की कुएँ के अंदर जो मोटर होती है, हुँ, उसको चला के वो सिंचाई के काम में ले सकता है। जी। इसके लिए लगभग 60% अनुदान राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से है। हुँ, 40% राशि किसान द्वारा लागत लगाई जाती है। हुँ, हुँ। किसान भाइयों, इसके अंदर भी जैसा विगत वर्ष में हुआ, हमारे यहाँ पर लगभग 1800 हेक्टेयर के अंदर इसका किसान भाइयों ने लाभ लिया है। अच्छा, तो बागवानी में बागवानी से हम समझते हैं कि अमरूद का बाग जी। हो गया, जी। या मतलब यहाँ हमारे क्षेत्र क्षेत्र में
किसान जो है वो किस किस टाइप के बाग लगा सकता है, जी या अपने यहाँ कोई ऐसे एग्जाम्पल हो जिन लोगों ने किया हो? जनरली हम लोगों को खाली एक पता है कि या तो अमरूद हो सकते हैं जी या संतरा हो सकता है, इसके जी। अलावा और कई? किसान भैया हमारे यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको प्रारंभ में कहा कि जब भी कोई किसान भाई किसी भी प्रकार का बगीचा लगाए जी। तो उससे पहले अपने मिट्टी और पानी की आवश्यक रूप से जांच जांच कराए, करो जी। क्योंकि उसी के आधार पर ये निश्चित होता है कि किसान भाई कौन से फल का या कौन से बगीचे को जी लगाएगा जिससे कि उसका लगाया जाना सफल होगा। जी। तो आपको मैं जानकारी दे दूं, जहाँ पर दो तरीके के बगीचे लगाए जाते हैं, जिनके अंदर एक तो होता है फलदार और दूसरे होते हैं हाई डेंसिटी के। हम्म, तो उनके अंदर जो फलदार हैं उनके अंदर जिले को लगभग 10 हेक्टेयर का पिछली बार लक्ष्य था, जी। जिसकी अपेक्षा में 22.96 हेक्टेयर के अंदर बगीचे लगे और उनमें आम, आंवला और ऑरेंज मतलब संतरे के जी बगीचे जी। यहाँ स्थापित हुए। ओके। इसी के साथ हाई डेंसिटी के अंदर मतलब अधिक सघनता वाले जो बगीचे हैं उसके भी लगभग 10 हेक्टेयर के लक्ष्य थे, उसकी अपेक्षा में 14.61 मतलब आप ये मानिए पिछले वर्ष में हम लगभग 1.5 गुना वाह! अधिक क्षेत्र में बगीचे क्या बात स्थापित कर पाए। है। तो किसान भाइयों हम भी कृषि विभाग भी ये चाहता है कि किसान भाई धीरे धीरे जी जी। कृषि के साथ साथ बगीचे की फसलों की ओर भी अपना ध्यान आकर्षण करें। अब इसमें एक सिंचाई योजना के बारे में, जैसे कोई ड्रिप योजना है या जी स्प्रिंकल है, जी इसमें थोड़ा-सा कभी संक्षेप में आप बता पाएँ? जी बिल्कुल सर। एक सूक्ष्म सिंचाई योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके द्वारा मिनी स्प्रिंकलर, हुँ, फव्वारा सेट हुँ, ये स्थापित किए जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इसमें 75% तक प्रतिशत तक अनुदान भारत सरकार की तरफ से दिए जी, हैं और लग सामान्य श्रेणी के कृषकों को 70% है, बाकी हमारे महिला किसान हैं, अनुसूचित जाति उनको 75% तक अनुदान है। जी, जी। इसके टारगेट भी जो हमारे को प्राप्त हुए थे वो लगभग 2,915 हेक्टेयर के थे हुँ, हुँ। और हमारे यहाँ के फार्मर्स ने लगभग 2,000 हेक्टेयर के अंदर उनको अच्छा, अचीवमेंट किया। तो वेरी ये भी एक बहुत बहुत बड़ी अच्छा है उपलब्धि है। कि जी, हमारे यहाँ के किसान भाई सूक्ष्म सिंचाई को लेके सजग हो रहे हैं जी। और हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में ये भी बहुत अधिक पूर्ण लक्ष्यों को अर्जित करें। खेती की बात हो गई, सोयाबीन की हो गई और बागवानी की बात भी हो गई। मैं थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ, प्रतापगढ़ जिला जनरली थोड़ा-सा हालाँकि यहाँ तो कृषि के अलावा कुछ है नहीं। तो क्या जी कोई किसान भाई ऐसा भी है, कोई औषधीय पौधे या औषधि खेती की तरफ भी जाते हैं, या आपका विभाग कोई ऐसे पौधे या ऐसी जी फसल के लिए जी किसानों को तैयार कर रहा हो या उनका मार्गदर्शन करते हो? जी, मैं आप लोगों हुँ, को थोड़ा-सा किसान भाइयों, यदि आप मसाला की खेती से संबंधित कोई जानकारी यदि लेना चाहते हैं या उसके अंदर आगे कुछ हुँ, करना चाहते हैं, तो इसके लिए अलग से जो उद्यान विभाग स्थापित है, जी, आप वहाँ पे उपनिदेशक महोदय से संपर्क करके हुँ, उसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। आपको पूर्ण सहयोग प्रदान किया जी, जाएगा। जी। अब थोड़ा-सा सामान्य खेती की बात की, अब थोड़ा-सा जैविक और प्राकृतिक खेती पे चलते जी, हैं। तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती होती क्या है? और अपने जिले में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, या आपका विभाग जो है इस खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य कर रहा हो जिले जी, में? जी, जी, जी। जी। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि वर्तमान समय में भारत सरकार भी ये चाह रही है कि हमारा किसान भाई जैविक खेती की ओर अग्रसर हो। कारण इसका ये है क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के अधिकतम और अधिक प्रयोग होने से, अंधाधुंध प्रयोग होने से हमारी मिट्टी की उर्वरता के साथ-साथ खराब होने के साथ ही हमारे स्वास्थ्य पे भी इसका बहुत गहरा बुरा असर पड़ रहा है। आपने देखा विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, इसी के साथ-साथ हमारे पशुपालन पे भी बहुत असर आ रहा है और उनमें भी विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं। वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर भारत सरकार की 3 योजनाएँ, जी। जिसमें राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, हुँ, परंपरागत कृषि विकास योजना हुँ। और न नमसा के नाम से 3 भारत सरकार के सहयोग से चलने वाली योजनाएँ हमारे जिले में चलाई जा रही हैं। जी, जिसके तहत लगभग 9,500 से अधिक किसान जी। इस योजना से जुड़े हुए हैं और वो अपने खेत पर जैविक खेती का कार्य कर रहे हैं। बहुत अब बढ़िया। उसके अंदर जैविक खेती के उनके अंदर वो रुझान आया है, जी। तो और इसी के साथ भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ये चाहते हैं कि आप किसान भाई हुँ,
यदि किसी किसान भाई के पास में 4 बीघा जमीन है, तो कम से कम शुरुआती रूप में वो 1 बीघा से अपना जैविक खेती का कार्य प्रारंभ करे, जिससे कि उसको ये जानकारी भी हो और वो उसमें आगे अच्छा कर सके। तो मान लीजिए क्योंकि जैविक खेती के लिए किसानों को जो दूसरी खेती है उससे कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या उसको क्या मतलब जो लाभ होता है वो भी क्या उस अनुपात में ज्यादा मिल जाता है? प्यारे किसान भाइयों, वास्तविकता यह है कि हमारे यहाँ पर जितना ज़्यादा जैसा अभी मैंने कहा पूर्व में कहा था कि हमारे पौधे को बढ़वार के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि उनमें से एक भी यदि पोषक तत्व कम रहता है और हम अनावश्यक रूप से रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो भी पैदावार नहीं बढ़ती है। जैविक खेती के अंदर हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि वो अधिक से अधिक गोबर की खाद का प्रयोग करें। गोबर की खाद में पौधों की बढ़वार के लिए विभिन्न प्रकार के 16 पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। इसी के साथ जैविक खेती के अंदर हम किसानों को सलाह देते हैं कि वो रासायनिक कीटनाशी का उपयोग भी कम करें। उसकी जगह नीम से बने हुए आंकड़े धतूरे जो कि सामान्य रूप से खेत के आसपास रहते हैं, उनसे बने हुए जैविक काढ़ा जिसके अंदर नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे जो काढ़े होते हैं उनका उपयोग करेंगे तो उससे 2 फायदे हैं। एक तो उन रसायनों जो हम जैविक काढ़ा बनाते हैं उसका उपयोग जब पौधों पे होता है तो उनके ऊपर लगने वाले कीड़े बीमारियों की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। क्यों? वरना आप लोग देख रहे होंगे धीरे धीरे इनमें रासायनिक कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ने से ये मरते नहीं है। लेकिन हम यदि उनका उपयोग बढ़ा भी दें, यदि जैविक काढ़ा का उपयोग हम अधिक करें तो उससे हमारे मानवीय पर और पौधे पर किसी प्रकार का नुकसानदेह प्रभाव नहीं पड़ेगा और बढ़वार भी अच्छी होगी क्योंकि इसके पोषक तत्व भी हमारे पौधे को प्राप्त होंगे। साथ में किसान भाइयों, पैदावार में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि धीरे धीरे आने वाले 2-3 साल में पुनः पैदावार अधिकता की ओर बढ़ जाती है। इसमें जैविक जनरली जैसे अपने प्रतापगढ़ में कुछ आपके पास संख्या होगी क्या, कितने लोग ऐसे जैविक खेती कर रहे होंगे? जी, वो मैंने आपको बताया कि जो जैविक हमारी योजनाओं से लगभग 9,500 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं और उन्होंने इसके लिए वर्मी बैड जिसे हमने केंचुए की खाद जो है वो भी उनके वहां पे निर्मित हो चुकी है। तो उससे वो और उसका प्रचार प्रसार उनके आसपास के किसानों को लगातार हो रहा है, जिससे कि उनको अधिकता में जानकारी भी हो रही है और साथ में कुछ किसान भाइयों ने तो वर्मी कंपोस्ट बना के आपसी में अपने किसान भाइयों को भी वितरण करना चालू कर दिया। तो एक आय का स्रोत और प्रारंभ हो गया है। तो अब जो जैविक खेती जो होती है और जो उत्पादन होता है, चाहे वो गेहूं हो गए, चना हो गया या सब्जियां हो गई, वो मार्केट सेल करने का बाजार अलग होता है या क्या? इसके बारे में विभाग क्या? राजस्थान सरकार ने, किसान भाइयों आपको जानकारी दे दूं, इसके लिए एक एजेंसी की स्थापना की है जो कि ये जैविक प्रमाणीकरण का कार्य भी करती है। इसका मुख्यालय कृषि आयुक्तालय के अंदर स्थापित है। वहां से यदि कोई किसान भाई ऑनलाइन अपना आवेदन करके 3 साल के अंदर वो प्रमाणिकता हो जाती है कि आपका उत्पाद यदि जैविक की श्रेणी में आता है तो उसके लिए अलग से मंडियों के अंदर, जैसा राज्य सरकार के आगे का प्रक्रिया में है, प्रक्रियाधीन है कि मंडियों के अंदर एक काउंटर, जैविक काउंटर स्थापित होगा जिससे कि किसान भाइयों को आय में वृद्धि होगी। इसके लिए सियाम दुर्गापुरा में ऐसा एक काउंटर स्थापित भी किया जा चुका है। बहुत बढ़िया बात है। तो किसान भाइयों देखो, बहुत सारी चीजें जब बात करते हैं और जब डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल के सामने आती है। आप सुन रहे हैं रेडियो 9 89.6 FM, कार्यक्रम चल रहा है एक कदम बदलाव की ओर। हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के बारे में और आपने देखा होगा बहुत सारे किसान जो है वो जैविक खेती करने से बच रहे हैं क्योंकि उनको पता चलता है कि यार थोड़ी सी दिक्कत है, ये खेती बढ़िया है। तो आपके लिए बहुत खुशखबरी ये भी है कि अगर आप जैविक खेती अगर 2-3 साल से करते हैं और आपका पंजीयन करा लें तो मुझे लगता है सरकार आपको अच्छे दामों से एक अच्छी मंडी भी उपलब्ध करा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी चीजें आ रही है। अब बात हो रही है कि कई बार क्या होता है, हमने भी देखा, जैसे मेरे पिताजी भी खेती करते थे, फिर मेरे दादाजी खेती करते थे, फिर पिताजी करने लगे, फिर हम करने लगे। तो प्रशिक्षण से रिलेटेड, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पड़ोसी ने अगर सोयाबीन बो दी है तो मैं भी सोयाबीन बो देता हूँ, पड़ोसी ने मक्का बो दिया है, तो कई बार क्या होता है, क्योंकि एक तो विज्ञान है पूरा, और विज्ञान है तो किसान भाइयों को अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है। वो पहले सोयाबीन बो देगा, फिर गेहूं बो देगा, फिर सोयाबीन बो देगा। तो क्या किसानों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता, प्रशिक्षण
का कोई योजना रहती है कि कृषि विभाग की ओर से? जी, किसान भाइयों, जैसा कि आपने कहा, प्रशिक्षण बहुत अति आवश्यक है। करके देखना, करके सीखना, ये हमारे किसानों के लिए भी आने वाले समय के लिए आवश्यक होता जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन होता है, जिसके अंदर हर वर्ष लगभग महिला प्रशिक्षणों का आयोजन हर ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजन करने के लिए सरकार के प्रावधान है। और इसी के साथ हमारे यहाँ पर एक आत्मा परियोजना के तहत भी कृषकों को राज्य के अंदर भ्रमण, जो कि अच्छे प्रशिक्षण स्थल है, उनका भ्रमण कराया जाता है और राज्य के बाहर भी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। तो इस प्रकार पूरे वर्ष भर प्रशिक्षणों का आयोजन होता है। और मैं आपको बता दूं, पिछले वर्ष 2025-26 के अंदर हमारे यहाँ लगभग 950 प्रशिक्षणों का आयोजन हुआ, जिसके तहत हजारों किसानों को प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त हुआ है और यह विभिन्न विभिन्न योजनाओं के तहत होते हैं। तो किसान भाइयों, प्रशिक्षण लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप प्रशिक्षण नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक विज्ञान है, आप समझे न समझे, हम पारंपरिक खेती के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रशिक्षण के साथ अगर खेती करेंगे, मुझे लगता है कि आपके जो उत्पादन जो हो रहा है उसमें जरूर वृद्धि होगी। एक छोटा सा बात कर रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्रों का आपके विभाग के साथ क्या समन्वय रहता है, कार्य कैसे होता जी, है? कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार के द्वारा संचालित होते हैं। यहाँ जब भी हमें कुछ महसूस होता है कि हमारे किसान भाइयों को किसी वैज्ञानिक तकनीक को अति आवश्यक रूप से और अति शीघ्र रूप से प्रसारित किया जाना है, तो इसके लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके उनके वैज्ञानिकों को भी हमारे प्रशिक्षणों में बुलाते हैं और यहाँ से किसानों को उन प्रशिक्षण केंद्रों पर, कृषि विज्ञान केंद्र हमारे पास में है, उसके अंदर भी उनको प्रशिक्षण देने के लिए एक दिवसीय और 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिलाए जाते हैं। जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो 9 89.6 एफएम। कार्यक्रम चल रहा है एक कदम बदलाव की ओर। अब हमारा जो साक्षात्कार है वो अब अंतिम दौर पे पहुंच गया है। एक छोटी सी बात और करके मैं आगे बढ़ूंगा। जल संरक्षण और सिंचाई से संबंधित कोई प्रशिक्षण आपके द्वारा होता है? हाँ, जो भी हमारे यहाँ प्रशिक्षण आयोजित होते हैं, हम किसान भाइयों को अपने इस प्रतापगढ़ जिले के लिए महत्वपूर्ण रूप से यही जानकारी देते हैं, क्योंकि यहाँ जैसा वर्षा आधारित खेती, हमारे यहाँ पर सामान्य रूप से वर्षा आधारित खेती होती है, इसलिए हम किसान भाइयों को कहते हैं कि वो अधिक से अधिक खेत तलाई फार्म पॉन्ड का निर्माण करें, क्योंकि फार्म पॉन्ड में जो बारिश का पानी इकट्ठा, बारिश से आता है जो पानी, उसके संरक्षण के द्वारा जो खेती की जाती है वो बड़ी लाभदायक है, क्योंकि सरकार द्वारा इसके अंदर विभिन्न प्रकार के वर्गवार लाभान्वित हैं। जैसे सामान्य किसान भाइयों को 63,000 रुपए तक का अनुदान है, और यदि ST SC और लघु सीमांत और महिला किसान भाई हैं तो उनको 73,500 रुपए तक का अनुदान स्वीकृत किया जाता है। किसान भाइयों, ये एक महत्वपूर्ण योजना इसलिए भी है क्योंकि आप इसके अंदर लगभग 1200 घन मीटर का जो एक फार्म खेत तलाई बनती है, उसमें 12 लाख लीटर पानी का संचय होता है। उससे आने वाली फसल के अंदर, जैसे आप बारिश के बाद जो रबी की फसल बोते हैं, उसमें आप क्रांतिक अवस्था पर यदि फसल की सिंचाई करते हैं तो आपके उत्पादन में बिल्कुल भी कमी नहीं आती और आपको पानी की कोई कमी महसूस नहीं होती है। तो किसान भाइयों, बहुत अच्छी जानकारी मिली है कि अगर आप जो है खेत के पास में अगर गड्ढा खोद के अगर पानी का संरक्षण करते हैं तो उसके भी अनुदान है। हाँ, बिल्कुल। और मैं एक जानकारी और अगर आपसे पूछना चाहूँ तो इसके साथ वो मछली पालन कर सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाइयों, जैसा कि अभी भारत सरकार का एक मोटो चल रहा है कि उद्देश्य है कि किसानों की आय दुगनी कैसे हो, तो किसान भाइयों, हमारे कृषि विभाग आपको यही सुझाव है कि किसान भाई समन्वित कृषि को अपनाए। समन्वित कृषि का मतलब है किसान भाई खेती के साथ साथ पशुपालन करे, मछली पालन करे, और अन्य यदि उससे संबंधित कोई भी प्रकार की यदि किसान भाई को अपने लगता है कि वो उसके साथ साथ बकरी पालन भी कर सकता है, तो इनसे उसकी आय में अवश्य रूप से दुगनी होने की संभावना है। मेरा प्रश्न आपने उत्तर दे दिया प्रश्न से पूछने से पहले ही। जी। तो किसानों की, क्योंकि भारत सरकार और कृषि मंत्रालय भी बार बार
आग्रह करता है कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। जी, तो मुझे लगता है किसानों के इतनी प्रकार की योजनाएँ हमने आज इस साक्षात्कार में चर्चा की है। जी, मुझे लगता है कि अगर इनका सब शत प्रतिशत लाभ भी ले ले, मुझे लगता है किसान की आय दुगनी वैसे भी हो सकती जी, है। जी, और अगर सही तरीके से, सही सिस्टम से प्रशिक्षण लेकर अगर खेती की जाए, तो मुझे लगता है कि उत्पादन बहुत अच्छा मिल सकता है। अब चलते-चलते एक छोटी-सी आखिरी बात है। एक तो जनरली कृषि बागवानी में युवाओं को रोजगार के लिए कुछ कृषि विभाग की तरफ से रोजगार तो क्या कह सकता हूँ मैं, स्वरोजगार की जी, तरफ चलते हैं, उसमें जी। कुछ स्कीम्स हैं? अभी वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन, जैसे हमारे महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी जी। विश्वविद्यालय हमारे पास में ही है, हुँ, हुँ। तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्यानिकी और बागवानी के प्रशिक्षण समय-समय पर आयोजित होते हैं। जी, उसका जैसे ही यदि किसी भी किसान भाई को उसका प्रशिक्षण के अंदर आवेदन करना हो, तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से वो संपर्क करके वहाँ से उनको अपना आवेदन कर सकते हैं, उनको जी। प्रशिक्षण आयोजित करवा दिया जाता है। तो किसान भाइयों और श्रोताओं, आपने आज का ये कार्यक्रम सुना। मुझे लगता है कि आपको हमने जो बातचीत की है उसमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। और अगर इस प्रकार की और भी कोई जानकारी आपको अगर हमारे से चाहिए, तो आप अपना संदेश हमारे साथ ज़रूर पहुँचाइए। राजावत साहब, चलते-चलते आखिरी सवाल है, जिले के किसानों के लिए कृषि विभाग की तरफ से क्या संदेश है? प्यारे हमारे किसान रेडियो भाइयों रेडियो 9 के श्रोताओं के भी। जी, प्यारे किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कृषि विभाग ने अपने 21 मूल मंत्रों की ओर आप लोगों को पूर्व में भी आकर्षित किया था। तो हम ये चाहेंगे कि कृषि विभाग के जो 21 मूल मंत्र हैं, उनको अपनाते हुए यदि हमारे किसान भाई खेती की ओर अग्रसर होंगे, तो ऐसा नहीं है, वो बहुत वास्तविकता में आने वाले समय में बहुत जल्दी समृद्ध हो सकते हैं। अब 21 मूल मंत्रों के अंदर यही है कि किसान भाई प्रमाणित बीज का उपयोग करें और समय-समय के ऊपर जो-जो भी सरकार की विभिन्न योजनाएँ होती हैं, उनके बारे में सजग रहे। और जो भी मैंने आपको अभी बताया, इसके साथ में एक छोटी-सी चीज़ और मैं ऐड करना चाह रहा था। कभी भी किसी भी किसान भाई को फसल बुवाई करते समय किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या आती है, तो कृषि विभाग की तरफ से एक कॉल सेंटर नंबर भी है, जो मैं आपके साथ में साझा कर देता हूँ, 1800 180 1551। जब भी कभी किसी किसान भाई को किसी भी प्रकार की खेती संबंधी कोई जानकारी लेनी हो, तो वो इस किसान कॉल सेंटर पे 10 बजे से शाम को 6 बजे तक के बीच में संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे रेडियो 9 89.6 एफएम और कार्यक्रम चल रहा था एक कदम बदलाव की ओर। और आज हमने बात की है कृषि विभाग के सहायक निदेशक माननीय श्री रिपुदमन जी सिंह जी राजावत साहब के साथ। तो मुझे लगता है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। सुनते रहिए रेडियो 9 89.6 एफएम। कल फिर मिलेंगे एक नए और नई शख्सियत के साथ। नमस्कार। नमस्कार।